हाँ जी बेटा, स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, तो एक तो मैंने आज अभी वीडियो अपलोड करी है न्यूमेरिकल की, तो वो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर है। मैंने चॉइस का मॉड्यूल 1 थोड़ा सा मैंने पैटर्न भी बताया है। ठीक है, बहुत सी चीजें मैं आपको यूट्यूब वीडियो के थ्रू भी बताऊंगा। ठीक है, क्लास में भी बताऊंगा, बहुत सी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो एक वीडियो देख लेना, बहुत काम की वीडियो है। ठीक है, फिलहाल मैं सर्व कर रहा हूँ, हम अपनी क्लास आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी आज अपलोड करी है वो अब आप लोगों के लिए अभी काम की नहीं है, क्योंकि उसमें ऑब्वियस सी बात है, हमने न्यूमेरिकल डिस्कस करा है। वो न्यूमेरिकल तो तब होगा ना जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, दो तीन चीजें हैं, मैं आपको वो चीजें क्लियर कर देता हूँ सब लोगों को। काफी लोग हैं जिनको मुझे क्लियर करनी है। एक तो बेटा ये है कि क्लास की जो टाइमिंग है वो 6 से 8 की है। बस ये आज मेरा आखिरी टाइमिंग है जो 4 बजे ले रहा हूँ। ठीक है, वो मेरी जो क्लास होगी 6 से 8, मेरी भी और सुधीर सर की भी। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का यही डाउट है, कैसा प्रॉब्लम है कि सर टाइमिंग हमारे लिए एडजस्ट नहीं हो रही। ठीक है, और हम हर स्टूडेंट के लिए टाइमिंग को मैनेज बिल्कुल करेंगे। वी आर ऑलवेज अवेलेबल, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि सर टाइमिंग का इशू है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ध्यान रखना गाइस, पढ़ाने का इशू एक अलग होता है, पढ़ाने के अलावा का इशू एक अलग होता है। राइट, पढ़ाने में हमारी कोई भी स्टूडेंट नहीं कह सकता कि सर एक्स वाई जेड चीज प्रॉब्लम में नहीं। हम लोग पढ़ाने में तो डेडिकेटेड है, लेकिन टाइमिंग को लेके या किसी और बात को लेके इशू है तो वो डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना हम लोग यहाँ पर। एक तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, मैंने लास्ट क्लास में आपको जस्ट बताया था कि हमारे हॉलर वेरियन में पहले समझिएगा, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 ये बजट कंस्ट्रेंट है और ये प्रेफरेंस है। ठीक है, इसके बाद का जो चैप्टर है दैट इज यूटिलिटी, चैप्टर नंबर 4 यूटिलिटी। ठीक है, अब जरा गाइस एक बात मेरी ध्यान से समझिएगा, बजट कंस्ट्रेंट में कुछ बातें ऐसी हैं जिसके अंदर यूटिलिटी की नॉलेज जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट को टॉपिक को पढ़ने के लिए यूटिलिटी की नॉलेज होनी चाहिए। सिमिलरली प्रेफरेंस वाली चीज को पढ़ने के लिए आपको चैप्टर नंबर 5 यानी चॉइस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और फिर ये चैप्टर नंबर 6 है डिमांड। तो गाइस मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों चैप्टर्स को करने के लिए हमें इन तीनों चैप्टर्स की नॉलेज, और इसकी तो थोड़ी कम, इन दोनों की ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वो है हॉलर वेरिएंट की थोड़ी मिस्टेक्स है, उसे हम ठीक करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूं, आपका जो इंटरनल होगा, जो कॉलेज में पहला टेस्ट होगा, उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली गाइस यूटिलिटी से आएगा। मतलब आपको जो सिलेबस होगा यूटिलिटी, चॉइस और डिमांड का ही होगा। ये दोनों चैप्टर वो कभी भी नहीं दे सकते। राइट, इन केस अगर देते हैं तो उनके इंटरनल से पहले हम लोग इन दोनों चैप्टर्स को भी खत्म कर लेंगे। तो शुरुआत जो मैं कर रहा हूँ गाइस चैप्टर नंबर 4 यूटिलिटी से कर रहा हूं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 यूटिलिटी। और गाइस जिस बच्चे ने मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो बच्चा परेशान ना हो, मैं उसका बैकअप भी दे दूंगा। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 4 यूटिलिटी। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलिटी जो टॉपिक है, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। द रीजन बिहाइंड, बिकॉज इसकी जो नॉलेज है, इसमें आपको सीखना क्या है, इसमें आपको वो सब कुछ सीखना है जो आपका चॉइस में इंपॉर्टेंट है, डिमांड में इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट में इंपॉर्टेंट है, बाइंग एंड पेयरिंग में इंपॉर्टेंट है, इंटर टेम्परल चॉइसेस में इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, हर जगह इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी का बेसिक मतलब क्या होता है गाइस, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, दैट्स इट। इसका इतना सा मतलब होता है, सेटिस्फेक्शन। राइट, अच्छा एक चीज मैं बीच में आपको और क्लियर कर रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि सब बातें बतानी पड़ेंगी। राइट, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ यूटिलिटी वाला कंसेप्ट, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या कोई भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा क्लास के अंदर। जैसे डोंट एक्सपेक्ट के सर मैं बोलूंगा हाँ जी बेटा लिखिए और आप लिख रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज सिलेबस बहुत सारा है और कंसेप्चुअल सिलेबस बहुत सारा है, थ्योरी लिखने का टाइम नहीं है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लोगों को थ्योरी करनी नहीं है। मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे चैप्टर पूरा होता जाएगा, जो हमेशा करता हूं, वैसे वैसे क्या मैं आपको थ्योरेटिकल नोट्स देता जाऊंगा। ये चैप्टर नंबर 4 यूटिलिटी है, मुझे इसके लिए 3 क्लासेस चाहिए। जैसे ही मेरा टॉपिक पूरा होता है वैसे क्या मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा। वो नोट्स मोर देन इनफ है वन टाइम रीडिंग के लिए। ठीक है, ये हम लोग ऐसा कर लेंगे, बट थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा क्लास में, वो क्या टाइम वेस्ट करती है। पहले लिखवाते थे टाइम वेस्ट होता था, बाद में आपको रियलाइज होगा कि सर टाइम वेस्ट हो गया थ्योरी लिखकर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
सेटिस्फेक्शन होता है यूटिलिटी। गाइस ऐसा होता है कि कोई भी कंज्यूमर होता है ना, समझिएगा, कंज्यूमर जिसको आप एजेंट भी कह सकते हो, इसको आप क्या कह सकते हो बेटा, एजेंट भी बोल सकते हो, कंज्यूमर। वो ना टू गुड्स की बात करता है, यानी ये बात कंफर्म है कि हम लोग बात करेंगे इट्स अ टू गुड्स वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, हम लोग ये मान के चलेंगे टू गुड्स वर्ल्ड इकोनॉमी, दो गुड्स होंगे जिसमें से आप एक गुड को बोलना एक्स और एक गुड को बोलना वाई। कुछ लोग x1 x2 y1 y2 बोलते हैं, पर आप x और वाई बोलना, ठीक है बेटा, वन बाय वन। अब ये जो गुड्स होंगे गाइस, ये जो गुड्स होंगे, ये एक तो देखो गाइस, ये बेसिकली मेरी क्वांटिटीज होंगी, ठीक है, क्वांटिटीज होगा मेरा ये। तो ये जो गुड्स मेरी क्वांटिटीज होंगी, ये इनसे जो मेरे को यूटिलिटी मिलेगी यू, एक्स और वाई, ये होगी यूटिलिटी। बेसिकली मेरा सेटिस्फेक्शन रहेगा कि इन दोनों गुड्स से मुझे कितनी खुशी मिल रही है। कि ध्यान रखना, सेमेस्टर 1 में भी आपने थोड़ी सी माइक्रो सीखी है, तो वो नॉलेज को बेस बनाओ, ठीक है, वो नॉलेज को बेस बनाओ। एक्स और वाई से मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मुझे कुछ खुशी मिल रही है। अच्छा ठीक है, अभी चीजों को मैं ये तक रोकता हूं। अगर हम बात करें अप टू 12 तक की, ठीक है, क्योंकि सेम वन तो मैं गिनता ही नहीं हूं बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे लगता है कि सेम वन में तो वो मैनक्यू बुक पकड़ा दी थी, वो बहुत ही बुरी थी। ठीक है, 12 तक की बात करें तो हमको ये सिखाया गया कि जो कमोडिटीज होती हैं वो बेसिकली दो तीन तरीके की होती हैं। एक होती है नॉर्मल, एक होती है इंफीरियर, एक होती है गिवन, है ना, एक होती है लग्जरी, फिर एक होती है नेसेसरी। ये तीन चार तरीके उन्होंने कमोडिटीज बता दी हैं, राइट बेटा, ये तीन चार तरीके उन्होंने कमोडिटीज बता दी हैं। बट गाइस अब इन सेमेस्टर 3 ये 3 4 5 तरह की कमोडिटीज नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना, वो उनकी डेप्थ मीनिंग है। हम बात करें कमोडिटी का एक्चुअल नेचर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कमोडिटी का एक्चुअल नेचर, अगर मैं इसके नेचर की बात करता हूं तो क्या ध्यान रखना, नेचर इसके दो हो सकते हैं। जैसे ये कमोडिटी है एक्स एंड वाई, एक्स एक कमोडिटी है, वाई एक कमोडिटी है, इनका एक नेचर होगा। नेचर सिर्फ दो होंगे, कितने होंगे बच्चा, ऑफलाइन वाले बच्चों कितना हो गए, सिर्फ दो होंगे। कौन कौन से, या तो कमोडिटी गुड इन नेचर होगी या कम्युनिटी बैड इन नेचर होगी। गाइस दिमाग में चीजें रख लेना, जितनी चीजें सिखा रहा हूं बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे वादा करा आपको 8 9 10 एफजीपी दिलवाना, आप मुझसे वादा करो सर हम आपकी सारी बातें याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं टेस्ट लूंगा तो अपना मैं जज कर लूंगा आप लोगों को, फिर सिखाऊंगा क्या कहां गलती कर रहे हो। कम्युनिटी का नेचर या तो गुड होती है या बैड होती है। अच्छा, गुड और बैड का मतलब क्या होता है, मान लो एक ये पेन है मेरे पास, ठीक है, ये पेन है, मैं एक पेन से पढ़ा रहा हूं, ये बहुत अच्छा पेन है मेरे, क्यों, देखो इस पेन से मेरी क्लास चल रही है, ये पेन अगर नहीं है तो शायद मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर ये पेन है, अगर ये पेन है तो मैं बोलूंगा जी मेरा यूटिलिटी पॉजिटिव है, मतलब मुझे गेन हो रहा है। मान लो एक पेन ये हो गया, एक पेन में और ले आया, ये भी जाते पेन है और आ गया, तो मुझे गेन हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे गेन। ध्यान रखना, गुड कम्युनिटी में क्या टर्म आया है, गेन, और गेन कब आया है, जब गुड कम्युनिटी, या अगर मान लो गुड कम्युनिटी जो है अगर वो बढ़ रही है, अगर वो बढ़ रही है तो मतलब मुझे गेन हो रहा है। गेन का मतलब होता है अच्छी चीज होना, ठीक है। और अगर यही पेन मुझसे कोई छीन गया या मुझसे खो गया और मेरी क्लास रुक गई तो मेरी यूटिलिटी कम होगी, मतलब आप समझो सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस टर्म यूज करूंगा। ये पेन आएगा तो गेन वर्ड यूज करूंगा, ये पेन जाएगा तो सैक्रिफाइस यूज करूंगा। एक छोटी सी चीज बताना, गेन कहते हैं पॉजिटिविटी को, ठीक है, गेन का मतलब होता है कोई चीज, ये कम्युनिटी गुड है इसलिए गेन हो रहा है। क्या तुमने कभी खराब चीज के लिए बोला है कि वो चीज आती मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे पॉल्यूशन है, ठीक है, पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के करीब हम जाए, पॉल्यूशन हमारे करीब आए, हमने कहीं बोला कि गेन हो रहा है, पॉल्यूशन हमारे करीब आते, नहीं बोला कभी। पॉल्यूशन पे गेन हमने नहीं बोला। हम एक ऐसे कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जो गुड, जो नेचर में क्या है, गुड कम्युनिटी। ध्यान रखना, गुड कम्युनिटी के लिए अगर वो आती है तो गेन वर्ड यूज होगा, अगर वो जाती है तो सैक्रिफाइस वर्ड यूज होगा। और गुड कम्युनिटी की खास बात क्या होती है, अगर देखो गुड कम्युनिटी खास बात क्या होती है कि उससे मिलने वाली यूटिलिटी, मान लो ये एक्स है, अगर मेरा एक्स बढ़ता है तो उससे मिलने वाली मेरी यूटिलिटी बढ़ेगी, और अगर एक्स कम होता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी मेरी कम होगी। यानी एक्स में, एक्स अगर मान लो ये एक्स कम्युनिटी है, उसमें और यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्या होता है बेटा, डायरेक्ट रिलेशनशिप।
समझे मेरी बात को? इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर आपने एक एक्स बढ़ाया उससे आपकी यूटिलिटी कितनी चेंज हो रही है, तो ध्यान रखना गाइस वो क्या होगी? पॉजिटिव। और पॉजिटिव वाली बात कहां पे आएगी? ओनली इन द गुड कमोडिटीज, एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड द यूटिलिटी। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड द यूटिलिटी, एंड साथ साथ उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। जहां भी ये लग जाए मार्जिनल, इसको कहते हैं मार्जिनल। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, तो वो कहां पे होगा हमेशा? वो होगा इन दी गुड कमोडिटी, राइट? जब भी गुड कमोडिटीज होंगी तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या होगी? पॉजिटिव। और ध्यान रखना जो कमोडिटी अच्छी होती है उनमें आप गेन और सैक्रिफाइस वर्ड यूज करते हो। सिमिलरली सिमिलरली कुछ कमोडिटीज कौन सी होती है बेटा? सिमिलरली कुछ कमोडिटी कौन सी होती है? बैड कमोडिटीज। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, छोटा सा एग्जांपल। मैं ना एक दिन कुछ दिन पहले की बात है, मैं व्हाइट शर्ट पहनकर आया था, व्हाइट, ठीक है, व्हाइट। तो व्हाइट शर्ट पहनकर आया था, तो ये जैसे पेन था, मैंने इसमें इंक डाल दी। वो मुझे पता नहीं, शायद वो कैसे लीक हो रहा था, कुछ हो रहा था। मैंने जैसे ही पेन का कैप खोला, पेन एकदम से लिखना स्टार्ट किया, इंक मेरे कपड़ों पे आ गई, व्हाइट कपड़े पे मेरी इंक आ गई, ब्लैक। क्या मानते हो? शर्ट खराब हो गई। घर जाके मम्मी और बीवी की सुनी मैंने, नेगेटिविटी। उन्होंने फिर मेरा बैड और गुड कमोडिटी बना दिया, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है कैसे कैसे कर लिया। अब मुझे बताओ, जिस पेन से मेरी शर्ट खराब हुई थी, जिस पेन से मेरी शर्ट खराब हुई थी, क्या उस पेन को मैं दोबारा इस्तेमाल करना चाहूंगा? नहीं चाहूंगा। ऑफलाइन वालों नहीं करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि वो कमोडिटी कैसी है? बैड। अगर मुझे कोई बोले कि सर वो उस पेन से पढ़ा लो, या उस जैसे पेन में बड़ा मैं लेकर आऊंगा, तो ध्यान रखना उससे मेरी यूटिलिटी क्या होगी? कम। और वो उस जैसे पेन अगर नहीं होंगे तो मेरी यूटिलिटी क्या होगी? ज्यादा। यानी बैड कमोडिटी का कंसेप्ट होता है कि उनसे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती है अगर उनकी कंजम्पशन आप बढ़ाते हो। आप जैसे एग्जांपल बहुत सारी बैड, पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को सबसे अच्छा बैड कमोडिटी मांगते हैं, ठीक है। एक बात, कॉलेज में एक लेक्चरर ऐसा है, जैसे तुम कॉलेज में थर्ड सेमेस्टर में गए हो, तुम्हें किसी ने सीनियर ने डरा दिया था, यार वो लेक्चरर है वो ना कम नंबर देता है, वो कम नंबर देता है इंटरनल वगैरह में, तो तुम दुआएं कर रहे थे कि मेरे ऊपर वाले कि वो लेक्चर हमें ना असाइन हो क्योंकि वो कम नंबर देता है, सीनियर ने डरा दिया था। और गलती से अगर वो पर्सन तुम्हारे लिए आ जाए, वो पर्सन तुम्हें एज अ फैकल्टी असाइन हो जाए तुम लोगों को, तो आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? डाउन। मतलब पहले डिसाइड कर लोगे तुम लोग यार ये तो हमारे लिए नेगेटिव है। और जो कोई फैकल्टी तुम्हें लगता है सेमेस्टर 2 में अच्छे नंबर देती थी, असाइनमेंट में, इंटरनल में अच्छे नंबर दिए थे, अगर वो फैकल्टी तुम्हारे पास आ जाए तो तुम क्या बोलोगे? उसके आने से आपकी यूटिलिटी बढ़ रही है। अभी तो नंबर नहीं दिए पर सोच रहे हो, और वो गई है तो आपने सैक्रिफाइस यूज किया। इसका मतलब ये है कि गेन और सैक्रिफाइस हमेशा अच्छी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल होता है। गेन एंड सैक्रिफाइस ऑलवेज यूज फॉर दी गुड कम्युनिटीज, एंड बैड कम्युनिटी के लिए गेन और सैक्रिफाइस वर्ड यूज नहीं होता। अगर वाला पेन मेरे पास आएगा तो मैं गेन वर्ड यूज नहीं करूंगा जिस पेन से मेरी शर्ट खराब हुई थी, और मेरे से दूर जाएगा तो मैं सैक्रिफाइस वर्ड यूज नहीं करूंगा। मेरा एक दोस्त है बहुत नालायक है, वो जिस दिन मुझसे मिलने आएगा मुझे बुरा लगेगा, और जिस दिन नहीं मिलने आएगा उस दिन बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बहुत नालायक है, राइट? वही बात मैं कर रहा हूँ। तो देयर आर टू कम्युनिटीज, गुड एंड बैड। इसका यूटिलिटी क्या होगा बेटा? नेगेटिव, राइट? कोई डाउट यहां तक? कोई बच्चा डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे बेटा। एनी डाउट? एनीवन एल्स? ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले बच्चों को डाउट नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे को डाउट बेटा प्लीज बताओ मुझे, मैं हूं अवेलेबल आपके लिए। सर मार्जिनल यूटिलिटी वाला समझा दो सर, ये मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन जीरो क्यों होगी? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मार्जिनल यूटिलिटी वाला कंसेप्ट समझा रहा हूं, इसको रफ करके, ठीक है, इसको रफ कर दे, ये नोट कर लोगे ना आप लोगों ने, ठीक है? मैं इसको रफ करके समझा रहा हूं, जगह चाहिए मुझे। देखो बेटा ऐसा होता है मार्जिनल यूटिलिटी, पहली बात तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है? देखो मेरी ये यूटिलिटी है, ठीक है, मैंने बोला यूटिलिटी में चेंज आ रहा है, चेंज इन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ठीक है, मतलब मैंने एक्स को बढ़ाया और मेरी यूटिलिटी कम हो रही है अगर, तो इसका मतलब एक एडिशनल एक्स की वजह से जो मेरी एडिशनल यूटिलिटी हो रही है वो कम हो रही है, या तो बढ़ती है या कम होती है, तो मेरी कम हो रही है, तो इसलिए वो क्या करती है बोले नेगेटिव, क्योंकि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, एक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसका मतलब मार्जिनल
बेटा मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज नेगेटिव, तो इसका मतलब होगा जो एक्स कम्युनिटी वो क्या है मेरे लिए, बैड। गॉट इट। अब एग्जाम में कभी कभी ये चीजें पूछी जाती हैं, कभी कभी ये चीजें पूछी जाती हैं, जब क्वेश्चन आएंगे हम लोग करेंगे। तनु बेटा क्लियर हुई मेरी बात आपको? छोटी सी बात थी, आसान सी हो गई? यस सर। चलिए ठीक है बेटा, ये तो मेरा कंसेप्ट था गुड और बैड के बारे में। एनीवन एल्स, कोई और डाउट किसी को? नहीं है शायद, कोई बात नहीं, होगा तो आप मुझे बीच में रुक के पूछ सकते हो कि क्लास में नहीं पूछ पा रहे हो, टेंशन ना लो। आपको अगर जैसे डाउट्स हैं और पर्सनल लेवल पे अगर आप डिस्कस करना चाहते हो क्लास के अलावा, तो आप रिसेप्शन पर मैडम से, जो मैम आपको कॉल मैसेज करती हैं, अब उनसे हमारे टाइम की अवेलेबिलिटी पूछ लेना कि सुधीर और समीर सर कब कब अवेलेबल होते हैं इंस्टीट्यूट में। हम इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, मॉर्निंग टू इवनिंग तक हम लोग इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होते हैं। या तो हम क्लास पढ़ाते हैं या फिर हम लोग अपना कंटेंट का काम करते हैं, असाइनमेंट का काम करते हैं, बहुत सारे काम है बेटा पढ़ने के और पढ़ाने के, ठीक है। तो आप हमसे टाइम लेके आ सकते हो, है अवेलेबल, ठीक है, आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनरल यूटिलिटी की। तो पहले तो यहाँ पे कंसेप्ट पूरा हो गया। अब जनरली अगर मैं डिस्कशन करूं तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज। एक बात मैं आपको बता देता हूं, अभी मैं आपको कंसेप्चुअल समझा रहा हूं, तो मैं सिर्फ 5 यूटिलिटीज की बात करूंगा, सिर्फ 5, ठीक है, 5। लेकिन जब मैं अपनी न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा, देखना मेरे न्यूमेरिकल्स क्लासेस बहुत फेमस है डीयू में, ठीक है, सुपर डुपर सीनियर्स को बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी वहां पर। तो जब मैं वहां पर आऊंगा ना, 15 तरह के प्रेफरेंस लिखूंगा, 15 तरह के। अभी कितने लिखूंगा? 5, सिर्फ 5, क्योंकि हॉलर वेरिएंट के बेसिस पर। लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा तो 15 टाइप के लिखूंगा, 15, ठीक है। अब समझिएगा जरा जरा ध्यान से। सबसे पहला यूटिलिटी फंक्शन आता है हमारा वेल बिहेव्ड, वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन। देखो बेटा, वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, पहला भी ये चीज दिमाग में समझिएगा। वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन बोलते हैं या प्रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। अच्छा, ये जो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स वर्ड लिखा है ना, ये आप कह सकते हो स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा है, ये ना मैथमेटिकल है। मतलब आपको इस बात तो पता ही है कि इकोनॉमिक्स के अंदर मैथमेटिक्स है, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया था इको पढ़ने के लिए, बट अभी तक हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, राइट, मैथमेटिक्स आ रही है। तो ध्यान रखना ये मैथमेटिक्स है, इसका स्ट्रिक्टली का इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो वेल बिहेव प्रेफरेंसेस होते हैं वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन होते हैं, राइट। एक बात। दूसरी बात मैं आपको काम की बता रहा हूं, जब भी तुम्हें बोला जाए कि फंक्शन कॉन्वेक्स है, आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, जब भी तुम लोगों को बोला जाए कि फंक्शन कॉन्वेक्स है, इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट गुड कमोडिटीज, राइट। गाइस, जितनी चीजें सिखा रहा हूं सीखनी है, ठीक है, जितनी चीजें सिखा रहा हूं मैं रिपीट कर देता हूं। जब भी बोला जाए कॉन्वेक्स प्रेफरेंस, तो कमोडिटी क्या थी? गुड इन नेचर। गुड का मतलब हो जाता है तो एक ऐसी कमोडिटी है जिसके आने से तुम लोग गेन वर्ड यूज करोगे, जिसके जाने पे तुम लोग सैक्रिफाइस वर्ड यूज करोगे, राइट, राइट। अच्छा, कॉन्वेक्स होगा तो हमेशा गुड कमोडिटीज होंगी, स्ट्रिक्टली लिखा हुआ तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अच्छा, वेल बिहेव प्रेफरेंस होता है, ये होता है यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स टू द पावर अल्फा y टू द पावर बीटा, ठीक है, x टू द पावर अल्फा y टू द पावर बीटा। अब जरा समझिएगा, ये जो यूटिलिटी है ना, ये यूटिलिटी का फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। ये जो यूटिलिटी है मतलब मेरा सेटिस्फेक्शन एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मेरा सेटिस्फेक्शन एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, और मेरे जो प्रेफरेंस है वो एक्स की पावर अल्फा मल्टीप्लाई है y की पावर बीटा। अब यहाँ पर 3 चीजें आई हैं, एक तो आया x, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, एक आया y, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। क्यों? अगर x पर y गलती से कोई भी 0 हो गया तो मेरी एंटायर यूटिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? 0। अगर कोई भी एक वैल्यू मेरी 0 हो गई तो एंटायर यूटिलिटी मेरी क्या हो जाएगी? 0। मुझे ऐसा नहीं करना। तो एक तो x मेरा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, y मेरा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। उसके साथ साथ जो अल्फा है ये वैल्यू लाई करेगी बेटा 0 टू इंफिनिटी तक, और जो बीटा है ये वैल्यू लाई करेगी 0 टू इंफिनिटी तक, ठीक है, ये वैल्यू लाई करेगी 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा,
कभी कभी कोई पूछे आपसे कि सर व्हाट इज अल्फा एंड बीटा, ध्यान रखना इन्हें बोलेंगे हम लोग इलास्टिसिटीज। एक क्वेश्चन पूछा है पास्ट ईयर्स में, वो प्रोडक्शन में से आया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा और एक बार दिमाग में रखना गाइस, मैंने एक बार बोली थी आपको कि आपको ना बहुत सारा सीखना इन कंज्यूमर थ्योरी और बहुत कम सीखना इन प्रोडक्शन थ्योरी। अब जरा समझिएगा, ये x इंटू वाई है, अगर मैं x की जगह k कर दूं, k फॉर कैपिटल, y की जगह l कर दूं, l फॉर लेबर, तो ये चीज कहां में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्शन थ्योरी में, क्योंकि प्रोडक्शन में क्या होता है, लेबर एंड कैपिटल। तो ध्यान रखना यही सेम चीज वहां पे रिपीटेड है, यही सेम चीज वहां पे रिपीटेड है। तो जितनी चीजें कंज्यूमर थ्योरी में स्ट्रांग रखो वही सेम चीज वहां पे रिपीट रहेगी, तो इससे बेस बना रहेगा। आपके दिमाग में ये बात नहीं रहेगी कि फिर हमने कंज्यूमर थ्योरी इतना सारा पढ़ लिया, प्रोडक्शन में भी इतना सारा पढ़ेंगे, नहीं, प्रोडक्शन में इतना सा पढ़ना है बस और सारी प्रोडक्शन कवर हो जाएगी। ये बेटा वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस। अच्छा, यहाँ पे बेटा ये देखो अल्फा और बीटा है, अगर ये अल्फा और बीटा इसका अगर सम एक से ज्यादा हो जाता है, मतलब वेल बिहेव में कंसेप्ट क्लियर होता है कि अल्फा और बीटा का सम एक से ज्यादा होगा। अगर ये एक से ज्यादा होगा तो आप इसे अगेन वेल बिहेव्ड बोलोगे, मतलब कह सकते हो वेल बिहेव्ड इज द टॉप हेडिंग, ठीक है। लेकिन अगर अल्फा प्लस बीटा एक या एक से कम होता है, और अल्फा बीटा क्या है बेटा, दी लास्टिसिटीज, इसका सम अगर एक या एक से कम होता है तो उसको तुम बोलोगे कॉब डगलस प्रेफरेंस, राइट। अब सुनो, कॉब और डगलस दो इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने अपनी बातें बताई हैं, ठीक है, दो इकोनॉमिक्स थे। आपके पास्ट ईयर पेपर में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया, कहते हैं कंसीडर अ कॉब डगलस प्रेफरेंस, कंसीडर अ कॉब डगलस प्रेफरेंस, यानी आप एक ऐसा प्रेफरेंस कंसीडर करो जिसमें पावर्स का सम क्या हो, एक या एक से कम, जिसमें पावर का सिर्फ देखो, कॉब डगलस का मतलब एक्स इंटू वाई तो हो गया होगा, बट कॉब डगलस मतलब पावर का सम कितना हो चाहिए, एक या एक से कम। याद हो जाएंगी बातें यानी सारी, ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी। चलिए, ये मेरा गाइस वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस है, ठीक है। इसमें जो मेरी यूटिलिटी होगी, क्या वो कैसी होगी मेरी यूटिलिटी, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। मेरी यूटिलिटी कैसी होगी बेटा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव का मतलब क्यों, मेरे लिए एक्स कैसी कम्युनिटी है, अब जनरली दिमाग में सोचना, ये प्रेफरेंस स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है तो इसका मतलब गुड कम्युनिटीज की बात हो रही है। इसका मतलब एक्स और वाई कैसा बेटा, गुड इन नेचर, गुड कम्युनिटीज, और जो कम्युनिटीज गुड होती हैं उनसे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है बेटा, हमेशा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, राइट। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आपको, चलिए जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा, ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए तो यहां से रफ कर देता हूं इसको। तो जनरल लेवल पे जैसे मैंने बोला ये मेरे पास प्रेफरेंस है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, अब छोटा लिख देता हूं। ये मैंने बोला u इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा। अच्छा एक मिनट मैडम, अप्रूवल देना है, हो गया मैडम, एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा, ठीक है बेटा, ठीक है। नाउ अब देखो ये प्रेफरेंस है, u इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा, तो भाई देखो ऑब्वियसली बात है इसका एक एमआरएस भी होगा। अच्छा मैं ये मान सकता हूं कि तुमको एमआरएस का मतलब पता होता है, एमआरएस का मतलब क्या होता है बेटा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये होती है इसकी फुल फॉर्म, मैंने मतलब नहीं बताया, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। एमआरएस का मतलब होता है ट्रेड ऑफ। नोट्स में आपको आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर भेज दूंगा, उसमें थ्योरी लिखी हुई है, पहले टेक्निकल चीजें समझ लो। एमआरएफ का मतलब होता है ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ का मीनिंग आप लोगों को सबको पता है क्या होता है। अच्छा एक चीज जनरली सारे सोचो, ठीक है, सारे सोचो, ट्रेड ऑफ का मतलब होता है एक चीज बढ़ना एक चीज कम होना, है ना, ट्रेड ऑफ का मतलब होता है एक चीज बढ़ना एक चीज कम होना। अच्छा कौन सी चीज बढ़ना कौन सी चीज कम होना, जैसे ये चीज, ये पेन है, ये पेन मुझसे जाएगा तो मैं सेक्रीफाइस वर्ड यूज करूंगा, इसकी वजह से जो चीज आएगी उसको मैं गेन वर्ड यूज करूंगा, यानी इस पेन में और दूसरी कॉम्पिटिशन में क्या है, क्या है गाइस, ट्रेड ऑफ। क्या है बेटा, ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है सेक्रीफाइस और गेन होना। कभी कभी कोई पूछे कि बेटा ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, तो बता दे देना, ट्रेड ऑफ का मतलब होता है गेन और सेक्रीफाइस होना। और गेन और सेक्रीफाइस हमेशा कौन कौन सी कम्युनिटीज में होता है, ओनली इन दी गुड कम्युनिटीज, ठीक है।
एक एक माइनर सी माइनर बात डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है, एक एक माइनर सी माइनर बात। आप लोगों को पता है आपका पेपर कब है? 20 दिसंबर के बाद। आपका 20 दिसंबर से आपके पेपर स्टार्ट है। अगर आज से बात करूं तो आपके पास में 3.5 महीने है टोटल, और 3.5 महीने तो 4 या 5 सब्जेक्ट। अगर मैं 3 सब्जेक्ट की बात करूं, माइक्रो मैक्रो स्टैटिस्टिक्स, तो 3.5 महीने में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं मेन, और 2 सब्जेक्ट फिर आपके अलग हैं वो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा ये। अब जरा समझिएगा, एमआरएस, एमआरएस का फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, राइट। एमआरएस का फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूं, इधर यहां पे समझा देता हूं मैं आपको। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है चेंज इन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब एक्स की वजह से तुम्हारी यूटिलिटी कितनी चेंज हो रही है, मतलब एक्स की वजह से तुम्हारी यूटिलिटी कितनी चेंज हो रही है, इसका मतलब ये होता है। अब इसका अगर आप चाहो तो आपने देखो थोड़ी बहुत सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में मैथमेटिक्स सीखी होगी, और सेमेस्टर 2 में कंसेप्ट आया था आपका पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। मैं बहुत बेसिक से बताता हूं। उसका मतलब होता है कि हम किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं सिर्फ वही वेरिएबल होता है, उसके अलावा बाकी सारे कितने होते हैं गाइस? उसके अलावा बाकी सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट। मैं बात फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा उसके अलावा बाकी सब क्या होगा? कांस्टेंट। मान लो मैंने बोला ये मेरी यूटिलिटी है एक्स वाई, ठीक है, इससे मैंने डिफरेंशिएट करूंगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर देखो मेरे लिए चैलेंजिंग क्या पॉइंट है जो कि मैं शायद फुलफिल कर लेता हूं चीजों को। चैलेंजिंग ये है कि मुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़ानी है और मैथमेटिक्स को भी साथ लेके चलना है। ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज होती है मेरे लिए हमेशा, और मुझे बस 1-2 क्लासेस में दिक्कत होगी है। मैं क्या करता हूं हमेशा, जितनी मेरी मैथमेटिक्स की इकोनॉमिक्स में जरूरत है वो सब चीजें मैं पहले ही बताता चलता हूं, और 2-3 क्लासेस की जरूरत होती है बस ये, उसके बाद तो ये सब चीजें रिपीटेड है। अब भूलना मत, चेंज इन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इस चीज को हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली ये सब बातें फॉर वाई, तो ये हो जाएगा चेंज इन यूटिलिटी ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसे हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। तो जब मैंने लिखा है एमयू एक्स अपॉन में एमयू वाई, तो ध्यान रखना फॉर्मूला वो ये होगा डेल यू एक्स बाय डेल एक्स, डेल यू एक्स वाई बाय डेल वाई, राइट। यहां तक मेरी बात आप सबको समझ में आई? चलिए, अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं डेल यू ऑफ एक्स वाई, पता है क्या है ये ना ये वाली यूटिलिटी है, बट मैं अभी नहीं लिख रहा, पहले मैं वन साइड समझा दूं फिर मैं दूसरी साइड वाला समझाऊंगा, ठीक है। अपॉन में डेल एक्स अपॉन फिर डेल यू एक्स वाई अपॉन में डेल वाई, ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात बताना, ये और ये सेम लग रहा है आपको? ये दोनों चीजें सेम लग रही है तो ये इससे कट जाएगा, और इसके पीछे भी लॉ है, इसके पीछे की लॉ है वो कंसेप्ट के लिए रहना चाहिए कि अगर देयरफॉर डेल यू ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला, अगर डेल यू ऑफ एक्स वाई वाई वाले के बराबर होगा, सोचो एक्स वाले डेरिवेटिव वाई वाले डेरिवेटिव के बराबर होगा तभी ये कटेगा। ये बात कोई भी नहीं बताता, मैं बता देता हूं आपको। कॉलेज में भी शायद किसी कॉलेज में या आपके किसी फ्रेंड की दूसरे कोचिंग में कहीं पर भी ये लिखेंगे तो ना इसको डायरेक्ट कट कर देंगे। बेटा एक कॉलेज है डीयू में, नाम नहीं लूंगा, बट उसके सर है बहुत बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जब टीचर अच्छा पढ़ाता तो अच्छा टेस्ट भी लेगा, तो उन सर ने बिल्कुल सही क्वेश्चन को गलत कर दिया था कि इस बेसिस पर उन्होंने बस बच्चे से ये पूछ लिया कि बेटा ये आपने इसको ऐसे कट क्यों करा है? उन्होंने बोला सर ने बोला था कट होगा। उन्होंने बोला था नहीं, अगर आप कट कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि डेल यू एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू डेल यू एक्स वाई वाई। इसका मतलब है कि एक्स की वजह से चेंज हो रहा है और ये वाई की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। ये एक्स की वजह से यूटिलिटी चेंज हो रही है
और ये y की वजह से जो यूटिलिटी चेंज हो रही है, ये इसका मीनिंग है, राइट। और अगर मैं इसके आगे बात करता हूँ कंटिन्यूएशन में, इस वाली बात को जब मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, ये ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ठीक है, ये ऊपर चला गया इधर चला, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन में डेल एक्स। गॉट इट, बेटर गॉट इट। अच्छा एक बात तो बेटा ये हो गई, जरा पहले तो समझिएगा, डाउट एक आराम से पूछना, पहले समझो डेल वाई बाय डेल एक्स। एक छोटा सा क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा सबसे, कोई एक जना जो पहला आंसर दे देगा मेरे लिए काफी है। ट्रेड ऑफ में एक साइन होता है प्लस या माइनस, कौन सा वाला साइन लगाओगे? ऑफलाइन वाले बच्चे, ठीक है सही बोला। ऑनलाइन वाले बच्चे लिख भी सकते हो भूल भी सकते हो आप। ट्रेड ऑफ में यानी एमआरएफ के बाहर एक साइन होता है, प्लस का या माइनस का, प्लस का या माइनस का? एनीवन एल्स? माइनस। सेजी बेटा रीजन दोगे? सेजी बेटा रीजन दोगे? रीजन और रीजन दो, क्या गलत रीजन दो, मैं सही करूंगा उस रीजन को। एनीवन एल्स रीजन के लिए? चलो मैं बता देता हूं, अगर आपके मन में आ भी रहा होगा तो शायद तो हो सकता है कभी का हेजिटेट करते हो, कोई इशू नहीं है, शायद कोई कुछ बता रहा है। तनु सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बिल्कुल तनु, बिल्कुल सही बोला आपने। अब एक छोटी सी चीज मैं तनु और सबसे क्लियर करूं, मतलब ये चीज मैं चाहता हूं कि मुझे पता तो लगे कि तुम कैसे कैसे पढ़ रहे हो, क्या पुराने नॉलेज है। बेटा सेमेस्टर 3 है, सेमेस्टर 3 में हम लोगों को 12th और सेमेस्टर 1 की नॉलेज माइंड में तो हो लेकिन एग्जाम में यूज नहीं करना है, ठीक है। तनु बिल्कुल सही बोला है आपने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। अब इसको थोड़ा आसान करें, क्योंकि देखो टीचर चाहता है उसको आसान से आसान चीजें समझाई जाए, एग्जामिनर वाले की बात कर रहा हूं, आसान करते हैं। सब बताओ, जब हम गेन वर्ड यूज करते हैं तो प्लस साइन आता है, जब गेन मतलब आना और सेक्रीफाइस मतलब जाना, जब जाने की बात करते हैं तो माइनस साइन आता है। और ये ट्रेड ऑफ, एम माइनस मतलब ट्रेड ऑफ, तो कोई चीज आ रही होगी कोई चीज जा रही होगी, कोई चीज प्लस हो रही होगी कोई चीज माइनस हो रही होगी, तो इसका मतलब ये हो गया ना, कोई चीज आ रही होगी कोई चीज जा रही होगी, तो एक साइन माइनस साइन आया। और जो आपने बोला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो चीज ये शो कर रही है कि दोनों को अगर डबल डेरिवेटिव करोगे वो नेगेटिव होगा, इसलिए उसको कट कर रहा हूं उस बात, ठीक है, उसको हटा देते हैं। अब याद रखना क्या, अगर कोई चीज गेन होगी तो पॉजिटिव होगी, कोई चीज माइनस होगी तो सेक्रीफाइस होगी तो माइनस होगी। और ये बात तो कंफर्म है, ट्रेड ऑफ में कोई एक चीज गेन हो रही है एक चीज सेक्रीफाइस हो रही है, तो एक जगह प्लस था एक जगह माइनस था, इसलिए मैंने बाहर माइनस लिख दिया, राइट। इसलिए मैंने क्या लिख दिया बेटा, बाहर माइनस रख दिया। अब एक बात समझेगा यहाँ पे सारे के सारे, पहले तो अब ये समझ गया कि इसका स्लोप हमारा ये आ गया MRS इज इक्वल टू दिस, यहां है माइनस का साइन, ठीक है, यहां माइनस का साइन मतलब यहां माइनस का साइन। दिमाग में एक बात ये रखना हमेशा कि जो MRS होता है वो मॉडुलस में होता है, तो माइनस साइन आएगा तो जरूर, माइनस साइन आएगा तो जरूर, लेकिन वो रूल आउट हो जाएगा और ये ओनली क्या बचेगा, डेल वाई बाय डेल एक्स। तो जब भी तुम लोग MRS को लिखोगे, जब भी तुम लोग MRS को लिखोगे देन आपको कभी भी माइनस नहीं लिखना है। आप इतना कर सकते हो, अब ये लिख देना कि यहां पे नेगेटिव साइन ओनली शोज डायरेक्शन। एम आई राइट तनु? शायद मैं सही कह रहा हूं, ये जो माइनस साइन ये क्या शो कर रहा है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। और डायरेक्शन क्या, ये डायरेक्शन ये शो कर रहा है कि एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज को कम करना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज द डायरेक्शन। और कहीं ना कहीं MRS की वजह से ही हम इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाएंगे, समझ में आ रही है बात? वो कैसे बनाएंगे बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब कि एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है, मतलब देगा माइनस। एंड नेगेटिव साइन ओनली शोज डायरेक्शन, नेगेटिव साइन ओनली शोज डायरेक्शन। मुझे पता है तुम्हारे इंटरनल में क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, क्वेश्चन के साथ साथ ये भी पता है कि किन किन बातों पर नंबर कटेंगे, इस बात पर नंबर कटेंगे अगर तुमने माइनस लिख दिया यहाँ पे, यहाँ माइनस नहीं लिखना, इसको मोड़ लगा दो, ठीक है। कोई डाउट बेटा अभी तक आप लोगों को, किसी को, ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाला पूछ सकते हो, कोई डाउट बेटा आपको? नहीं, आपको बेटा ऑनलाइन वालों को डाउट यहां तक की बात में? एनीवन? चलिए, हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बीच में बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा। तो मेरी अभी कहां पे बात रुकी है, मैंने अभी इसको
इसका मतलब निकाला नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एम आर एस को थोड़ा सा समझाया है। तो कभी भी अगर एम आर एस निकल लिखते हो तो उसका मतलब होगा एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई, और फिर ये ऐसी चीज आ जाएगी। ठीक है, चलो अभी और कंटिन्यू करते हैं बेटा चीजों को। देख रहे हो ना कितनी चीजें हैं। ठीक है, और अगर मैं क्लास में थ्योरी लिखवाऊंगा ना तो वो कहेंगे थ्योरी किताब में रहेगी, लेकिन जो मैं अब सिखा रहा हूं ना ये गैर आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। जो सिखा रहा हूं मैं आपको, मेरा स्टूडेंट जो एक बार चीज सीख लेता है वो हमेशा याद रखता है। गिवन दैट अच्छा बच्चा होना चाहिए। अच्छा, मैंने यहां पे लिखा था एमआरएस, ठीक है, इसको हमने लिखा ये एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई, ठीक है, जिससे हमने लिखा ये डेल वाई बाय डेल एक्स। ध्यान रखना एमआरएस का मतलब होता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, एमआरएस का मतलब होता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जैसे हम लोगों ने इससे पहले ये क्लास में बर्जर लाइन के स्लोप की बात करी थी, ठीक है, उसकी स्टीपर फ्लैटर की बात करी थी, तो वो सब बात इसमें भी अप्लाई होंगी। तो दिस इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कभी भी कोई पूछे तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस यूटिलिटी, इसका मतलब वो आपसे एमआरएस पूछ रहा है। ठीक है, चलो जी, अब जैसे मेरे पास एमआरएस था, मैंने आपको शॉर्ट में चीज बताई थी। अच्छा, मैं अगेन एक चीज समझा देता हूं आपको। अगर आप थोड़ी मैथ सिखा रहा हूं मैं आपको, मुझे पता है आपको मैथ आती है, फिर भी एक्स की पावर एन है, अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो एन आगे आ जाएगा, एक्स एन माइनस वन हो जाएगा। इतनी बात सबको पता है ना, है ना, मैंने जानबूझ के बताया ये, बिल्कुल जानबूझ के बताया। अब इधर देखना, पहले इस चीज को यहां देखो रफ में, ये रफ फर्क है। यहां देखना, मेरे पास यूटिलिटी ये है एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा, राइट, एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा। मैंने क्या बोला, मुझे अपनी यूटिलिटी को चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी चेंज इन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार बताओ, मैं पार्शियल कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो वाई क्या होगा बेटा यहाँ पे, कांस्टेंट। वाई क्या होगा यहाँ पे बेटा, कांस्टेंट। तो जो चीज कांस्टेंट होती है पहली बात तो वो एज इट इज आ जाती है, जो चीज कांस्टेंट होती है वो पहली बात तो एज इट इज आ जाती है। एक्स की पावर अल्फा का, जैसे मैंने एक्स की पावर एन का इसलिए किया था, एक्स की पावर एन का, तो एन आगे आ जाएगा, मतलब अल्फा आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर अल्फा माइनस वन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ये पता है क्या है, ये एक्स की वजह से जो मेरी यूटिलिटी बदली है, जो मेरी यूटिलिटी चेंज हुई है, ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। गॉट इट। सिमिलरली डेल यू ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी डेल एक्स अल्फा वाई बीटा अपॉन में डेल वाई, और ये क्या हो जाएगा बेटा, वही सेम बात। पहले मैं एक्स में कर रहा था तो वाई कांस्टेंट था, और आज मैं वाई में कर रहा हूं तो क्या होगा, एक्स कांस्टेंट होगा। तो पहली बात तो एक्स एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे वाई का करेंगे तो बीटा आगे आ जाएगा, जैसे एक्स की पावर एन था ऐसे वाई की पावर बीटा का, बीटा था, बीटा आगे आ गया, वाई बीटा माइनस वन, और ये हो जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। इसका मतलब है कि आपकी यूटिलिटी वाई की वजह से कितनी बदल रही है। अब इन सब बातों को अगर मैं यहां रख देता हूं, एम आर एस इज इक्वल टू दिस, ये एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई, अगर मैं इसको उठा के यहां रख दिया अल्फा एक्स अल्फा माइनस वन वाई बीटा, और फिर मैंने इसको उठा के यहां रख दिया बीटा वाई बीटा माइनस वन एक्स अल्फा, राइट। थोड़ी सी चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा इंटू एक्स की पावर अल्फा वाई बीटा, बेटा ये जो माइनस है ना, शायद आपको मैथमेटिकल पता है, अगर किसी चीज की पावर माइनस होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है विद द सेम पावर। मतलब अगर ए की पावर एम माइनस एन है ना, तो ये आ जाएगा ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन। तुम देखो कितनी बेसिक सी बात बता रहा हूं, हो सकता है किसी बच्चों के पास आती हो और हो सकता है किसी बच्चों को नहीं आती हो। देखो यार, टॉपर को सारे पढ़ा लेंगे, तुम्हारे ऑलरेडी 10 में 10 आ सकते हैं, 10 में 9 आ सकते हैं, हो सकता है तुम ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो, तुम्हें हो सकता है, लेकिन हमारा मेन पर्पज होता है, मेन टारगेट रहता है कि यार जो बच्चा थोड़ा सा वीक है, वीक में क्या होता है, दो चार चीजें होती है जिस बच्चों को नहीं पता होती। मैं गारंटी से कह सकता हूं, जो खुद को टॉपर मानता है उसे भी दो चार बातें ना पता हूं, शायद मैं पूछ के देख सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं, या खुद ही थोड़ा मैं क्या करते हैं, हर एक माइनर से बात बता देते हैं, तो जिसको पता है उसकी पॉलिश हो जाएगी, जिसको नहीं पता उसको पता लग जाएगी। ठीक है, तो ए की पावर एम माइनस एन मतलब ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन, राइट। इसका मतलब ये पावर थी माइनस में, तो क्या हो जाएगी, अपॉन में आ जाएगी एक्स की पावर वन, ठीक है, ये अपॉन में आ जाएगी। सिमिलरली जो अपॉन में था बीटा वाई बीटा एक्स अल्फा
और ये -1 थी, तो ये इसके अपोज में आई तो उसके ऊपर चली गई, दैट इज y, ठीक है। और आप देखो x अल्फा से x अल्फा गया, y बीटा से y बीटा गया, तो आपको क्या बचा बेटा यहाँ पे, अल्फा बाय बीटा एंड y बाय x। तो दिस इज MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दिस इज MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक बात मैं कंफर्म कर सकता हूं, अगर 40 मिनट हमारी क्लास हुई है बच्चा, 40 मिनट हो गए, 40 मिनट के अंदर आपने 40 से ज्यादा बातें न्यू सीख ली होंगी। कितनी सारी बातें में डिस्कस करें, तो गाइस दिस इज द MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब एक बात आप दिमाग में जरूर रखिएगा, एक बात आप दिमाग में रखिएगा, आप बोलते हो कि सर अगर हम लोग कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, कमोडिटी एक्स बढ़ाते हैं, तो फिर MRS पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ध्यान रखना, आपको मैथमेटिकल भी दिख रहा है, अगर कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स बढ़ाते हो तो MRS कम होगा। अगर कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स बढ़ाते हो तो MRS क्या होगा, कम होगा। अगर बढ़ाते हो तो MRS क्या होगा, कम होगा। यानी जब भी एक्स की कंजम्पशन बढ़ाने से MRS कम हो, जब भी एक्स की कंजम्पशन बढ़ाने से MRS कम हो, तो आपका इंडिफरेंस कर्व ये क्या शो कर रहा है, ये एक्स में और MRS में इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, एक्स में और MRS में इनवर्स रिलेशनशिप। और एक बात बताओ, व्हाट इज MRS? MRS द स्लोप ऑफ IC। MRS क्या होगा, स्लोप ऑफ IC। तो स्लोप ऑफ IC में और एक्स में क्या रिलेशनशिप है बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब अगर आप एक्स को बढ़ाओगे तो स्लोप ऑफ IC कम होगा, स्लोप ऑफ IC कम होगा। तो इसका डायग्रामेटिकली मीनिंग हुआ ये, क्योंकि गाइस आपने सेमेस्टर 1 में भी थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट सीखा होगा और इन 12th में भी आपने गाइस थोड़ा बहुत डायग्रामेटिकली बातें सीखी होंगी, ठीक है। तो मान लो अगर ये मेरा x है और ये मेरा y है, तो गाइस ये जो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। और इस डायग्राम को हम बोलेंगे एक तो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, ठीक है, और दूसरी चीज इसे बोलेंगे वेल बिहेव, ठीक है। ये हम इसको नाम देंगे, क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स एंड वेल बिहेव। अब एक बार बताना मेरे को ध्यान से, आपने मैथमेटिक्स को भी सेमेस्टर 2 में सीखा था, MM2 में। वो बात अलग है कि MM2 का पेपर बहुत टफ आया था, लेकिन सीखा था। आपको ये बात पता है कि ये कॉन्वेक्स डायग्राम है। मैथमेटिकली ये बात सबको पता है, इकोनॉमिकली तो चलो आज पता चलेगी, मैथमेटिकली सबको पता है कॉन्वेक्स डायग्राम है, ठीक है, कॉन्वेक्स। और जब मैंने लिखा था वेल बिहेव, जब कॉपी के पेज पलट था, तो जब मैंने लिखा था कि वेल बिहेव को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन, राइट। तो ये कैसा होगा बेटा, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। साथ साथ इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा एक बात मैं आपको क्लियर जरूर करना चाहूंगा, जब आप लोग ईयर 1 में थे, फर्स्ट ईयर में थे, तो बहुत सी चीजें ऐसी थी जिसका वो मीनिंग पूछते थे आपसे, है ना। सेमेस्टर 1 में माइक्रो मैक्रो में या MM1 या MM2 में पूछते थे व्हाट इज, मीनिंग पूछते थे। बट आज आप सेमेस्टर 3 में हो, आपसे आज बेसिक्स वर्ड की मीनिंग नहीं पूछा जाएगा। कोई भी आपसे ये नहीं पूछने वाला कि डिराइव डिफरेंशिएट दी या डिफाइन दी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कोई नहीं पूछने वाला। सिर्फ बोलेंगे कि ये डायग्राम क्या है, आप बोलोगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और वो क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, बस इस चीज को याद रखना। मतलब ये सेमेस्टर 3 कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन कंसेप्ट। यहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला कि व्हाट डू मीन बाय स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, कोई नहीं पूछेगा जी आपसे, मैं बता रहा हूं। तो ये बात आपको पता हो, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा MRS स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, राइट। मान लो आपने मल्टीपल पॉइंट ले लिया। अच्छा मैं एक चीज को आपको थोड़ा सा और डिटेल समझने की कोशिश करता हूँ। मैं ये एक्स्ट्रा चीजें हटा रहा हूँ यहाँ से, मैं ये एक्स्ट्रा चीजें हटा रहा हूँ यहाँ से। मान लो ये जरा समझेगा आप लोग, मान लो मेरे पास ये वाली यूटिलिटी थी u इज इक्वल टू x की पावर अल्फा y की पावर बीटा। तो अब ये किसी भी एग्जांपल किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मान लेता हूं मैं, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर, ठीक है। तो आप ये सोचो, अब u हटा दो, x इंटू वाई, दो चीजों का मल्टीप्लाई, पावर तो अल्फा बीटा, पावर को रोल प्ले नहीं कर रही, पावर यहाँ पे तो कोई रोल प्ले कर ही नहीं रही है। x इंटू वाई है, x इंटू वाई है, दो चीजों का मल्टीप्लाई 100 आ रहा है। यानी आप कह सकते हो x की पावर अल्फा इज इक्वल टू 100 अपॉन में y की पावर बीटा। अब चाहो तो अल्फा बीटा को 1 1 ले सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब आप देखो x में और y में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। एक बात
एक एक्स और वाई में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। एज वाई इंक्रीजेस एक्स विल डिक्रीज, द रीजन बिहाइंड, ये चीज तो कांस्टेंट है ना, जो है ये तो कांस्टेंट है, 100 इज कांस्टेंट, तो वाई में एक्स में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। एक बात बताना, इनवर्स रिलेशनशिप तो है, जैसे मैं किसी से नाम लेके पूछूंगा, चलो मैं किसी से नाम नहीं पूछ, नाम लेके नहीं बोल रहा, ऐसे ही बता दो कोई भी इनवर्स रिलेशनशिप है, क्या ये लीनियर रिलेशनशिप है, लीनियर, क्या ये लीनियर है? अच्छा, लीनियर किसे कहते हैं? स्ट्रेट रिलेशनशिप को लीनियर किसे कहते हैं? स्ट्रेट, स्ट्रेट वाला होगा, स्ट्रेट मतलब एकदम डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या ये लीनियर है? नहीं, ये नॉन लीनियर है। पता है कैसे पहचान हुई है? आप ऐसे कह सकते हो 100 इंटू वाई टू द पावर माइनस का बीटा। तो एक्स में और वाई में क्या लीनियर रिलेशनशिप है? नहीं, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। तो जब भी किसी भी दोनों वेरिएबल में नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा तो उसका डायग्राम हमेशा कर्वेचर फॉर्म में बनेगा। आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, इफ देयर इज एनी non-linear relationship between two variables, then the diagram, diagram is always in a curvature form, curvature, right? Always in a curvature form. हाँ राजा लक्ष्मी कुछ बात करो बेटा आप। सर ये अल्फा एंड बीटा की वैल्यू 0 एंड इंफिनिटी के बीच में है ना, तो जी अल्फा एंड बीटा कैन बी 1, तो लीनियर रिलेशनशिप भी होगा ना? नहीं, अगर अल्फा बीटा 1 हो भी गया, ये बेटा एक बच्चे ने डाउट पूछा बड़ा प्यारा कि सर अल्फा बीटा का 1 हो भी गया, मैं रख के देखता हूँ, मैं एक मिनट के लिए इसको रख कर रहा हूँ और मैं रख के देखता हूँ, आपकी बात ही बड़ी रखता हूँ मैं यहाँ पर। देखो मैंने बोला x की पावर अल्फा इज इक्वल टू 100 इंटू वाई की पावर माइनस का बीटा, तो अल्फा और बीटा को मैंने बोल दिया 1 1, तो x इज इक्वल टू 100 इंटू वाई की पावर माइनस का 1 हो गया। तो बेटा ये जो माइनस का 1 है ना, दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज नॉन लीनियर। लीनियर बोलते हैं पॉजिटिव 1 को, ठीक है बेटा राजा लक्ष्मी जी, लीनियर किसे बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव 1 को। ये माइनस वन इज नॉट द लीनियर, ठीक है। अच्छा मैं आपको याद दिलाता हूं, हम जब एमएमई 1 एमएमई 2 पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पढ़े थे, एक्स की पावर क्यूब पढ़ी थी, राइट। हमने वहां पे बहुत तरह के डायग्राम्स पढ़े थे, हमने वहां पे ये भी पढ़ा था कि मतलब कोई भी डायग्राम होगा तो शायद वो एसिम्प्टोटिक हो, एसिम्प्टोटिक डायग्राम। ये बेटा आपका एसिम्प्टोटिक डायग्राम है, ठीक है। एसिम्प्टोटिक का मतलब ना तो जीरो ना इंफिनिटी, नेवर टच द एक्सिस, राइट। तो दिस इज बेसिकली नॉन लीनियर डायग्राम, राइट। बेटा सब बताओ, सबको क्लियर? जितने बच्चे बैठे हुए हैं अभी सबको मेरी बात क्लियर हो गई वाली? हाँ, एक बच्चे ने पूछा सर -1 से क्या पता लग रहा है? तुम्हें ध्यान रखना है लीनियर मतलब +1+1 रिलेशनशिप, मतलब x की पावर 1 हो y की पावर 1 हो, दिस इज नॉन एज लीनियर। हमेशा कभी भी कोई चीज चेक करनी हो तो देखो कि वो चीज एक्चुअल में है क्या। जैसे मैंने बोला कि लीनियर है, अगर 1 1 है या 1 हो या 1 हो तो लीनियर होगा, इसके अलावा सब क्या होगा? नॉन लीनियर। पॉजिटिव 1 होनी चाहिए, पॉजिटिव 1, सिर्फ 1 1 हो, ठीक है बेटा। हाँ जी, हाँ पूछो। नहीं, डायग्राम में अगर मैं चीज बताता हूँ, 11th क्लास में टॉपिक आया था हमारा कॉनिक सेक्शन, 11th क्लास में टॉपिक आता सब लोगों का कॉनिक सेक्शन, वहां आपने सीखा था पैराबोला, हाइपरबोला। 11th क्लास में आपने हाइपरबोला का एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कंसेप्ट सीखा था, एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, वर्टिकल एलिप्स, सर्कल। तो तुम्हें शायद वो चैप्टर सिखाया इसलिए गया था कि यहाँ पे रिलेशनशिप लीनियर नहीं होगा हमेशा। जैसे पैराबोला होता है, पैराबोला में x की पावर 1 होगी तो y की पावर 2 होगी, तो ये नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। एलिप्स में
उसको भी स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर, सर्कल में उसका भी स्क्वायर। लेकिन लीनियर होने के लिए दोनों की पावर क्या होनी चाहिए मेरे बच्चा? 1 and 1, उसे बोलेंगे लीनियर। आई होप यू ऑल आर बेटर गॉट इट ना, राइट। मैं इसको रब कर रहा हूं। तो भाई ये क्या था मेरा? हाँ जी बेटा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है ना? हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। अच्छा एक बात, तो दूसरी XY बात, की प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए ना? क्या बेटा फिर बोलोगे? तो XY की प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए ना, द एरिया जी अंडर द कर्व। जी बेटा, ऑलवेज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा चाहिए। कुछ ऐसा कुछ रूल है क्या? यहाँ XY की प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, ऐसा कुछ है क्या? यार बेटा, एक तो ये रूल है, होनी चाहिए। एक छोटी सी बात करता हूं मैं आपसे। x इज द वेरिएबल, y इज द वेरिएबल, तो सिर्फ वेरिएबल ये होंगे, इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसको कांस्टेंट नहीं रखोगे तो ये फिर 2 डायमेंशनल नहीं, ये 3 डायमेंशनल बन जाएगा। सोचो, 2 डायमेंशनल तभी तो होगा जब 2 वेरिएबल्स होंगे। तो अगर ये देखो u इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई है ना, तो एक्स वाई तो दोनों वेरिएबल है, तो मुझे तीसरे वेरिएबल को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, राइट। एक बात, दूसरी बात, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट हमेशा इज इक्वल टू किसी कांस्टेंट के अगर होगा तो उस चीज को हमेशा क्या बोलोगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है राजा लक्ष्मी जी? ठीक है बेटा लक्ष्मी जी, क्लियर? लेकिन सर ये एक्स एंड वाई की प्रोडक्ट तो यूटिलिटी नहीं होगा ना सर? बेटा फिर ऐसा बोलोगे? कुछ नहीं है ना, फिर एक्स बोलोगे? एंड वाई की प्रोडक्ट हाँ वाई की प्रोडक्ट क्यों यूटिलिटी होगा? जी। यूटिलिटी तो मेजर नहीं कर सकती, तो एक्स एंड वाई की प्रोडक्ट क्यों यूटिलिटी होगा? नहीं, अब गलत बोल रहे हो बेटा। आप ना कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटी में मिक्सचर कर रहे हो। मैंने क्या बोला? 11 12 की और सेमेस्टर 1 की वो नॉलेज अब वो रोक दो, ठीक है। वो नॉलेज आप वहां रोक दो। आप कार्डिनल और ऑर्डिनल थ्योरी को मिक्स कर रहे हो, ठीक है। उस थ्योरी को वहां रोक दो। इन सेमेस्टर 3 हमें कुछ पर्टिकुलर रूल फॉलो करने हैं, ठीक है। अब जैसे आप एक जो चीज पूछ रहे हो ना, उसके एक आंसर है मेरे पास। हम जो पढ़ रहे हैं ना सारा का सारा, ये सारा 3 डायमेंशन का कंसेप्ट है, 3D कंसेप्ट है सारा। बट हमारे पास बोर्ड क्या था? 2D में। और हमारी गलती नहीं है, हमें मतलब इकोनॉमिक्स 2 डायमेंशन में है, बट जो वेरिएबल है वो 3 डायमेंशनल है, इसलिए हम इसको एक पर्टिकुलर लॉ के अंडर पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा लक्ष्मी जी। तो जो आप कह रहे हो ना, जो आप कह रहे हो, वो 11 12 और सेमेस्टर 1 तक की नॉलेज तक फिट हो जाएगा, बस आगे उसका रूल कुछ नहीं है, ठीक है। आप कार्डिनल और ऑर्डिनल को कर रहे हो, ठीक है बेटा, वो हटा दो चीज से, ठीक है बेटा। डाउट क्लियर आपका? हाँ जी। है ना बेटा? ये तो देखो, जब हम छोटे थे ना, 11 12 में थे, तो हमें ना बहुत सारी बातें आधी अधूरी बताई जाती थी। हमें बहुत सारी बातें नहीं बताते थे। क्यों? इसलिए नहीं बताते थे वो लोग कि अब वही कंफ्यूज होगा बच्चा। अब क्या है, उन सब बातों को हमें रोक देना है, ऑर्डिनल कार्डिनल थ्योरी, ठीक है। चलो मैं आगे बात करता हूं बेटा। ये मेरा एक प्रेफरेंस था, एक प्रेफरेंस, यानी जिसको मैंने बोला था वेल बिहेव। अब मैं अगला प्रेफरेंस उठाऊंगा, जिसे मैं बोलूंगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सेकंड प्रेफरेंस है बेटा, यूटिलिटी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस का बी वाई, ठीक है। यूटिलिटी एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस का बी वाई। गाइस, इससे पहले वाला जो प्रेफरेंस था वो था वेल बिहेव स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। मैंने वर्ड लिखा था वहां पर स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, इसको आप लिखोगे ओनली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस। ओनली क्या लिखोगे? कॉन्वेक्स प्रेफरेंस। अब इसका एक मीनिंग मैं आपको बताता हूं छोटा सा। जो एक वर्ड होता है ना स्ट्रिक्टली, आप लोगों ने कभी भी चीजें शायद सुनी होंगी, स्ट्रिक्टली और जनरल, मतलब स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स, है ना। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स, ये दो चीजें आपने डेफिनेटली देखी होंगी बेटा, आपने ये दोनों चीजें, है ना, कभी ना कभी दोनों चीजें आपने देखी होंगी। ध्यान रखना, जो स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा है ना, स्ट्रिक्टली, इसका मैथमेटिकल मीनिंग है जब भी डायग्राम नॉन लीनियर होगा, जब भी डायग्राम नॉन लीनियर होगा, तब उस डायग्राम की नेचर के साथ स्ट्रिक्टली आएगा। जैसे वेल बिहेव था तो डायग्राम ऐसा था, तो दिस इज नॉन लीनियर, तो इसके डायग्राम के साथ क्या आता? स्ट्रिक्टली। लेकिन जब मैं ये बना रहा हूं
तो ध्यान रखना गाइस, इसका कॉन्वेक्स होगा क्योंकि कॉन्वेक्स के अंदर डायग्राम जो आएगा वो आएगा स्ट्रेट, राइट। कॉन्वेक्स के अंदर जो डायग्राम आएगा वो कैसा आएगा बच्चा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, तो चीज मैंने आपको समझाई थी, स्ट्रिक्टली और सिंपल, स्ट्रिक्टली और यहां पे हट गया। ये है मेरी यूटिलिटी इज इक्वल टू ax प्लस का बी वाई। एक छोटी सी बात आप लोगों से कर रहा हूं मैं, इसको हम बोलेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है वी कैन रिप्लेस इजीली। हम लोग किसी भी गुड को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पर मान लो मेरे पास एक ब्लैक पेन और ये रेड पेन है, ठीक है। अब एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं बाजार गया और मैंने बोला भैया पेन दे दो, मार्कर दे दो, तो उसने मुझे ब्लैक पेन पकड़ा दिया, ठीक है। रेड पेन भी था, उन्होंने ब्लैक पेन किया, भाई ये ले जाओ, मैं आऊंगा ब्लैक पेन से सीधे सीधे पढ़ा लूंगा, ठीक है। अगले दिन गया, मेरा पेन एक हो गया मान लो, अगले दिन गया, मैंने भैया मार्कर दे दो, उन्होंने मुझे ब्लैक होते हुए भी रेड दे दिया, मैं कहूंगा ठीक है, मैं आऊंगा अपने रेड से पढ़ा लूंगा, ठीक है। ये मेरी दो अलग अलग क्लास हो गई। एक दिन मैं फिर गया, मैंने कहा भैया मुझे अब दोनों पेन दे दो, क्यों, मैं बोलूंगा मुझे ना थोड़े डायग्राम्स बनाने हैं, तो कहीं पर मुझे ब्लैक से मार्क करना है, कहीं पर मुझे अलग अलग लाइन को रेड से बनाना है, तो किसी एक दिन मैंने दोनों को भी इस्तेमाल कर लिया। इसका मतलब ये था कि मैंने एक दिन रेड को इस्तेमाल करा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी क्लास हो गई। एक दिन मैंने ब्लैक को इस्तेमाल करा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्लास चल गई। एक दिन मेरे को मर्जी थी कि मैं दोनों को इस्तेमाल करूं, मेरी क्लास तब भी हो गई। यानी हम तीनों बातों में खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन यूज इजिली बोथ एट अ टाइम वन थिंग एंड वी कैन यूज वंस एट अ टाइम, ठीक है। हम दोनों में से किसी एक को एक बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों में से किसी एक और दोनों को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन टाइप के प्रेफरेंसेस को आप लोग क्या बोलते हो बेटा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हो बेटा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ये बात क्लियर होगी मेरी आप लोगों को सबको, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात करूंगा मैं आप लोगों से, सबसे जितने लोग बैठे हुए अभी, बड़ी प्यारी बात बताने वालों में अभी। मैंने बोला यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट यहाँ पे बड़ी हुआ परफेक्ट। जैसे परफेक्ट होता है ऐसे इम्परफेक्ट भी तो होता होगा। जैसे आप लोग पढ़ते हो मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन, तो उसका उल्टा इम्परफेक्ट कंपटीशन भी तो होता है। और अगर यहाँ पे लिखा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तो उसका उल्टा इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी तो होता होगा ना। अच्छा मैं अब आपको आज एक बात बता देता हूं, इस बात को टॉप पे लिख लेना, टॉप पे, ठीक है, टॉप पे। ध्यान रखना, जितने भी प्रेफरेंसेस होते हैं, जितने भी प्रेफरेंसेस, अभी तक तो सिर्फ मैंने एक ही डिस्कस किया, दूसरा भी होगा, ठीक है। मैं तो कहता हूं इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस होंगे, वो सब क्या होते हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्या होते हैं बेटा वो, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, एक्सेप्ट ओनली वन, दिस। इसको छोड़कर जितने भी प्रेफरेंसेस होते हैं वो सब कैसे होते हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। कैसे होते हैं बेटा, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इस बात का प्रूफ मैं आपको दे देता हूं, इस बात का प्रूफ भी है। जब भी आप किसी प्रेफरेंस में एमआरएस निकालते हो या एमआरएस की बात करते हो, तो उसकी फुल फॉर्म में ही जुड़ा हुआ होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। आप अभी हमने पढ़ा था वेल बिहेव, हमने क्या बोला था, मैं एक्स को बढ़ा रहा हूं, वाई को कम कर रहा हूं। यानी कभी एक्स को ज्यादा ले रहा हूं, कभी मैं वाई को ज्यादा ले रहा हूं, कभी एक्स को कम ले रहा हूं, कभी वाई को कम ले रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई दोनों गुड्स ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। और ये कैसा है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो इस बात को टॉप पर लिख लेना, ऑल सच प्रेफरेंसेस, जितने भी प्रेफरेंसेस होते हैं वो सब कैसे होते हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, एक्सेप्ट दिस। ये लिख लेना, एक्सेप्ट दिस एक्स प्लस का बी वाई, ठीक है। और इसका रीजन एमआरएस, क्योंकि आप जहां एमआरएस निकाल रहे हो वहां पर तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन कर ही रहे हो, ठीक है। ये वो नॉलेज है जो आपको देनी जरूरी है। अच्छा अब गाइस वेल बिहेव की सारी नॉलेज लगेगी। यहाँ पे जो ए और बी है ना गाइस, ये है कांस्टेंट वैल्यूज, जो हमेशा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होंगी। समटाइम्स आप इनको क्वालिटी भी बोलते हो, बट इन आवर कंज्यूमर थ्योरी, अभी तक जो हम कंज्यूमर थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी तक जो कंज्यूमर थ्योरी पढ़ रहे हैं,
क्वालिटी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सेम भी कह सकते हो या क्वालिटी डजंट मैटर, ठीक है। तो ए और बी को ए और बी को जब यू एज्यूम अ कांस्टेंट वैल्यू, नॉट ट्रीट एज अ क्वालिटी, नेवर सेव के सर मान लिया कि एक्स खराब, मतलब एक्स से वाई से कम अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, मतलब क्वालिटी चीज को हटा देना अभी के लिए। क्वालिटी वाला कंसेप्ट आएगा आपका इन सेमेस्टर 4, जो अब लोग मोनोपोली पढ़ रहे होंगे। मोनोपोली सेमेस्टर 4 में आएगा, फिर वहां पे एक जगह क्वालिटी का कंसेप्ट आएगा, फिर वहां पे सारी चीजें इस्तेमाल होंगी, ठीक है, तो वहां रखना है फिलहाल। चलिए आगे बात, तो इसका रोल इतना सा है बस। आगे बात करता हूं बेटा, वही सारी बातें, वही सब कुछ एज इट इज। अगर आप ऐसे देखें, यूटिलिटी है ए एक्स प्लस का बी वाई, तो जस्ट एज्यूम एनी कांस्टेंट वैल्यू, इसको कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर रख सकते हो आप। एक्स प्लस का बी वाई इक्वल टू 100 आप बिल्कुल रख सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, ठीक है, ए और बी कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, तो अगर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ए एक्स इक्वल टू 100 माइनस का बी वाई, एक्स इक्वल टू 100 माइनस का बी वाई। तो आप देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो एक तो बात कंफर्म होगी, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप, एक बात। दूसरी बात, x के साथ साइन है प्लस का, y के साथ साइन है माइनस का, तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। तो एक तो लीनियर है प्लस इनवर्स है, तो आप कह सकते हो देयर इज अ इनवर्स linear relationship between x and y. There is an inverse linear relationship. There is an inverse linear relationship. राइट। देखो एक चीज समझ है ना, अभी एक दूसरा प्रेफरेंस चल रहा है। मैं आपको कंसेप्चुअल क्लासेस में से 5 प्रेफरेंस सिखाऊंगा, न्यूमेरिकल क्लास के अंदर कम से कम 12-15 सिखाऊंगा। लेकिन 12-15 सिखाने का मतलब ये नहीं कि आपकी चीज को कॉम्प्लिकेट करना, आपको बस ये सिखाना चाहता हूं कि अगर 5 के 15 हो रहे हैं तो उनमें टेंशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही लगेंगे जो इन 5 रुपए लग रहे हैं। जैसे कि हमको इंडिफरेंस कर्व बनाना है, मुझे 2 चीजें पता हो बस कि रिलेशनशिप कैसा है, लीनियर और नॉन लीनियर, और वो इनवर्स है डायरेक्ट है, ठीक है, ये 2 बातें पता हो। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, एक्स एंड वाई कुछ इस तरीके का। Am I right here? तो ये रिलेशनशिप ऐसा बन गया ax प्लस का by, राइट। एक बात, दूसरी बात, ये मैंने 100 तो अज्यूम करके बनाया है, मतलब एक आईसी पता लग गया आपको, आप इनफाइनाइट आईसी बना दो इसी सेम पैटर्न पर। क्लियर? यहां तक मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को सबको? बेटा कोई डाउट किसी को यहां तक? एनीवन एल्स? कोई डाउट किसी को? हाँ बेटा सजल बोलो। सर इस वाली यूटिलिटी में हमने एमआरएस कैलकुलेट किया है कि इसलिए इसमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, लेकिन सर जो पहली यूटिलिटी थी तो उसमें भी तो हम एमआरएस कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसमें इम्परफेक्ट क्यों है? आप मेरी बात समझो, एमआरएस यहाँ पर भी आएगा। पहली बात ये भी पूरा नहीं हुआ है, अभी एमआरएस यहाँ पर भी आएगा, एक बात। दूसरी बात, जो मैं बोल रहा हूं ना इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब हो जाता है कि जो 2 गुड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको दो दूसरे जब समझना, ये ब्लैक पेन और ये रेड पेन है, ये दोनों जो गुड्स है ना, मान लो ये दोनों गुड्स हैं, कमोडिटीज है, ये 100% प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें एक दूसरे की, 100% प्रॉपर्टी। मैंने कहा ना क्लास लेने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैंने वेल बिहेव्ड की बात करी थी इससे पहले, वहां पे जो गुड्स हैं वो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई तो कर रहे हैं बट नॉट 100%, 100% सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ठीक है, 100% नहीं कर रहे। मतलब उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जिस रेट से हम एक्स को बढ़ा रहे हैं उसी रेट से वाई को कम करेंगे तो यूटिलिटी कांस्टेंट होगी, नहीं। मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, बस सजल 1 मिनट रुक जाना, मैं इसको पूरा करता हूं, फिर देखो दोनों को कंपेयर करूंगा मैं, ठीक है सजल बेटा? चलो मैं एक बार इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। जैसे ये हो गया, अब बस मैं इसका एमआरएस निकाल के फिर मैं दोनों यूटिलिटी को कंपेयर करूंगा। कुछ भी कर दो ये ऐसे ही होगा, कुछ भी, आप 100 मान लो, 50 मान लो, 10 मान लो, 100 इंटू 100 को 0 कर दें, हैं? नहीं तो यूटिलिटी 0 नहीं हो सकते ना कभी भी,
हम लोग तो गुड कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं, यूटिलिटी कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है बेटा, एक बात भाई। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी एमआरएस की, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगेन यहाँ पर है, इसका फॉर्मूला होगा MUX अपॉन में MUY। देखो सेजल, अभी आपके डाउट का प्रूफ भी मिलेगा आपको, MUX अपॉन में MUY, सेम इंफॉर्मेशन जो मैंने वहां सॉल्व करी थी ना, ये यूटिलिटी AX प्लस का BY थी, मैंने MUX निकाला, फॉर्मूला था डेल U बाय डेल X, यानी डेल AX प्लस का BY डेल X। अब सोचो BY तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, AX का A बचेगा। सिमिलरली MUY का डेल U बाय डेल Y डेल AX प्लस का BY, ये हो जाएगा B। तो ये कितना हो गया, A अपॉन में B। ठीक है, ये हो गया A अपॉन में B, और A अपॉन में B ऑब्वियसली बात है, अगर A भी कांस्टेंट था B भी कांस्टेंट था तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। A भी कांस्टेंट था B भी कांस्टेंट था तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में हमेशा जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब तुम चाहे x को बढ़ाओ चाहे y को बढ़ाओ। तुम याद करो, थोड़ी देर पहले जब मैं वेल बिहेव सिखा रहा था तो मैंने कहा था कि जो MRS है ये A बाय B, मैंने वहां पे कहा था कि अगर x की कंजम्पशन बढ़ेगी तो MRS वहां पर वेल बिहेव पे क्या हो रहा था बेटा, कम हो रहा था। x की कंजम्पशन बढ़ाने से वहां पे वेल बिहेव में प्रेफरेंस में MRS क्या होता है, कम, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट। MRS पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुम चाहे x को बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, y को बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, चीज जो है परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है। हम सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं 100%। लेकिन सेजल बेटा, जो हमने वेल बिहेव सीखा था तो उसमें MRS को देखना, वहां पे MRS इन द टर्म ऑफ वेरिएबल्स हैं, MRS फॉर्म ऑफ वेरिएबल है। अगर तुम x और y किसी को भी चेंज करोगे ठाए से आपका MRS चेंज होगा। MRS चेंज होने का मतलब आपका स्लोप चेंज होगा, स्लोप चेंज होने का मतलब आपका डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, मतलब पॉइंट चेंज होगा। अगर मैं सेजल और आप सबको समझाने के पॉइंट से वेल बिहेव का सिर्फ डायग्राम बना लो, यहाँ पर दोनों डायग्राम को अगर मैं यहाँ बना लेता हूं आपके लिए, मान लो यहाँ है वेल बिहेव, इसका MRS था, मुझे तो याद है, तुम्हें याद होना चाहिए, अल्फा बाय बीटा y बाय एक्स। ठीक है, और यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इसका जो MRS है वो है A अपॉन में B। इसका जो डायग्राम बनेगा वो बन रहा है ऐसा, इसका जो डायग्राम है वो बन रहा है ऐसा। राइट, डायग्राम समझ में आ रहा है? सर जब वेल बिहेव्ड में MRS दूसरे वे से निकाल रहे हैं डेल y अपॉन डेल x करके, तो आंसर डिफरेंट आ रहा है। एक मिनट, ये जो आपको डाउट आ रहा है ना, वो दुनिया के 99% इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को आता है। आप जो कह रहे हो ना वो आपको ना मेथड गलत है, मैं बगैर चेक करे बता रहा हूं। जो आप कह रहे हो डेल वाई बाय डेल एक्स करके, वो गलत, आप गलत मेथड इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, ध्यान से समझो। आप पता है क्या कर रहे हो, MUX अपॉन MUY करके निकालने तो सेम आंसर आ रहा है, समझो नहीं, मेरी बात समझो। आपको यूटिलिटी को बेसिकली आपको जो MRS निकालना है वो इकोनॉमिकली निकालना है, समझ रहे हो ना। तुम देखो, मैं MRS MUX बाय MUY को डेल वाई बाय डेल एक्स के बराबर एक प्रोसेस के बाद लाया हूं, डायरेक्ट नहीं लिखा मैंने, वो डायरेक्ट नहीं है, एक प्रोसेस के बाद। और जो बेटा आपको डाउट आया ना, जो आपको डाउट आया है वो डाउट नहीं है, वो एक्चुअली 2 वेज ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। आपने जो सॉल्व किया वो मैथमेटिकल सॉल्व किया है, राइट, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स में कोई लेना देना नहीं है। उसके अंदर आपने यूटिलिटी को नहीं माना होगा। जिस तरीके से आपने सॉल्व करा होगा, शायद आपने ऐसे सॉल्व करा है u इक्वल टू एक्स अल्फा वाई बीटा, और आपने मेरे ख्याल से वाई बीटा इक्वल टू u अपॉन में एक्स अल्फा करा है, शायद ऐसा करा आपने, शायद, है ना। तनु बेटा बताओ मुझे। और फिर पता है क्या करा आपने इसको डेल वाई बाय डेल एक्स करा है, एंड यू एज्यूम दैट u बार, u को u बार एज्यूम करा आपने। एम आई राइट तनु बेटा, एम आई राइट? शायद इसीलिए डिफरेंट है बेटा, ये मेथड गलत है। मैंने बताया ना आपको, देखो ऐसा है 11th 12th एंड फर्स्ट ईयर, इसकी नॉलेज जरूर रखो माइंड में, बट मुझसे पूछते रहना कि सर कब कब ये नॉलेज यूज होनी है, तो कहाँ गलती करी है आपने।
मैंने अभी एक बात बताई थी आपको कि मैथमेटिकली हम जो डायग्राम बना रहे हैं 2 डायमेंशनल बन रहा है, मैथमेटिकली 2 डायमेंशनल बन रहा है एक्स और वाई, बट इकोनॉमिकली ये 3D है। देखो 3D कैसे है, आप खुद सोचो, एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा, और इन दोनों को चेंज होने की वजह से आपका यू भी चेंज होगा। तो सोचो 3 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, और इन दोनों के चेंज होने की वजह से यूटिलिटी भी चेंज होगी। ऑब्वियस बात है। तो देयर आर 3 वेरिएबल्स, और जब 3 वेरिएबल्स होते हैं तो जनरली क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल होना चाहिए, 3D कर्व होना चाहिए। तो ध्यान रखना, हम लोग मैथमेटिकली 2 डायमेंशनल में बातें कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिकली हम लोग 3D चल रहे हैं। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज, खुद को कंफ्यूज मत करो, जितनी बात कर रहा हूं उतनी बात याद रखो। ठीक है तनु बेटा, अब आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैंने सिर्फ समीर सर को ये बोला कि सर मैंने ये आंसर आ रहा है, और मैंने बगैर आपका आंसर चेक करे, बगैर आपका मैसेज चेक करे बता दिया कि आपने क्या करा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सब फंसोगे कहां पर आकर। मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है, मैंने तुम सबके ना दिमाग के नॉलेज को गोल की पी रखा है। तो यार आपकी गलती नहीं है, जैसे एजुकेशन सिस्टम आपको सिखा रहा है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको सिखा रही है, या इकोनॉमिक्स पुराने लोग सिखा रहे हैं, आप उतनों को सीख रहे हो, और ये चीज हर साल मेरे को सामने देखने को मिलती है। तो तनु बेटा परेशान मत हो, आपकी जो करेक्शन था वो मैंने कर दिया। और प्लीज कोई भी, तनु नहीं, कोई भी बच्चा ये बिल्कुल ना सोचे कि यार मैं गलत बताऊंगा या बताऊंगी मेरी इंसल्ट होगी। कोई इंसल्ट नहीं होगी किसी की। जब 10 में 10 या 10 में 9 आएंगे ना इन योर एग्जाम, तब गाइस सारी इंसल्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है, टेंशन मत लो। आगे बात करता हूँ, सेजल का डाउट क्लियर करूंगा मैं। सेजल बेटा, यहाँ पे अगर मैंने एक्स को बढ़ाया था तो एमआरएस कम हो रहा था, यानी एमआरएस इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, यानी मान लो हमारे पास ये पॉइंट था, दिस इज माई x1 x, उसके बाद मैंने x को बढ़ा दिया था, तो जो पहले मेरा एमआरएस ये वाला था, अब मेरा एमआरएस ये हो गया। ध्यान रखना, जितना एमआरएस ऐसे हो रहा है ना, उतना मतलब स्लोप कम होता जा रहा है। एमआरएस का मतलब स्लोप हो रहा है, एमआरएस इज द स्लोप ऑफ आईसी। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा स्लोप कम होता जाएगा। और एक बात मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि जब जब स्लोप कम होता है तो स्लोप फ्लैटर होता है, जब जब स्लोप कम होता है तो स्लोप फ्लैटर होता है, जब जब स्लोप बढ़ता है तो स्लोप स्टीपर होता है। मुझे बताओ, जैसे जैसे मैं एक्स को बढ़ाता जाऊंगा स्लोप कम होता जाएगा, और जैसे जैसे स्लोप कम होता जा रहा है आप देख लो ये फ्लैटर लाइन होती जा रही, तो ये ऐसा होता जाएगा, ऐसा। ठीक है, लेकिन जब मैं यहां पर आया, यहां पे आया एमआरएस, तो जब मैंने यहां पे एक्स को बढ़ाया तो मेरा एमआरएस क्या आया, कांस्टेंट, बिकॉज हम यहां पे परफेक्ट है कि भैया एक्स और वाई का परफेक्ट रिलेशनशिप है कि या तो मैं एक्स लूंगा मेरी यूटिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मैं वाई लूंगा मेरी यूटिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माई एमआरएस रिमेन सेम। मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ फ्लैटर स्टीपर, whatever the value of x, ये हो, the value of MRS remain same slope, और यहाँ पे स्लोप बदल रहा है, यहाँ पे स्लोप 1 है, स्लोप 2 है, स्लोप 3 है, स्लोप 4 है, स्लोप 5 है, राइट। तो ये बेसिक सी बात है एमआरएस वाली। ठीक है बेटा, मेरी यहां तक की बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। कोई डाउट यहां तक आप लोगों को? एनीवन एल्स? अभी बताता हूँ थोड़ी देर में ना, वो क्वेश्चन पूछ रहा था वो। ठीक है कि सर वो जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था वो बता दो। अच्छा, होता क्या है, कभी कभी हम बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, बढ़िया से क्लास चल रही होती है, हमारा बुक मेन फोकस होता है, बीच में कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ लेता है, हम टेंशन में आ जाते हैं, इस बात में नहीं आते टेंशन में कि यार क्या डाउट पूछा। ये आप लोग सोचते हो यार ऐसी कौन सी बात है जो इसको डाउट दिख गई, मुझे डाउट नहीं दिखी, मतलब या तो मेरा फोकस खराब है या मैं इससे बहुत इंटेलिजेंट हूं। ठीक है, टेंशन मत लिया करो ये वाली गाइस। ठीक है, चलिए अगला प्रेफरेंस मैं लिखता हूं। अगला प्रेफरेंस ये हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, अगला मैं लिखूंगा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बस ये आखिरी प्रेफरेंस होगा। ठीक है, वो गए क्लास की जो ड्यूरेशन है ना, मैं हल्के हल्के बढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, हल्के हल्के मैं बढ़ाऊंगा, खुद ही सर भी मैं भी 2 घंटे 2.5 घंटे जैसे में जरूरत लगेगी। ठीक है, क्लास 6 से 8 होगी और ड्यूरेशन हम बताएंगे 6 से 8 बोलेंगे जरूर, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि सर पढ़ाते रहो, मजा आ रहा है। और कभी कभी लगेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2 घंटे में भी थोड़ी कम बात कर पाते हैं,
मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, और कभी कभी ऐसा होता है कि 1 घंटे में भी बहुत सारी बातें कर लेते हैं, तो आपको लोगों को लगेगा सर अब ज्यादा सा हो गया, अब रुक जाओ, क्योंकि ये दिमाग में सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो हम आपके हिसाब से करते हैं बातें। यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई। ठीक है, यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई। देन इसको हम बोलेंगे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी ऑलवेज यूज टुगेदर, in a fixed proportion। ठीक है, in a fixed proportion। एक छोटा सा एग्जांपल समझना आप, छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लो ये पेन है, मैं ना इस पेन को खरीदना चाहता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बट ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें पेन मुझे अलग मिलेगा, कैप मुझे अलग मिलेगा। भाई मैं कंज्यूमर हूं, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जिसका एक पार्ट अलग मिलेगा, दूसरा पार्ट अलग मिलेगा, राइट। तो ये कैप मुझे अलग दे रहा है और ये मुझे अलग दे रहा है। तो मान लो ये जो कैप है ये AX है, ये जो ये है जो पेन है वो BY है। ठीक है, और मुझे कंफर्म पता है कि जब मैं इनको खरीद के ले आऊंगा ना तो ये यूज होंगे टुगेदर, पेन और कैप टुगेदर यूज होगा। ठीक है, तो पहली बात तो इन टाइप के कमोडिटीज को तुम बोलते हो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट कमोडिटीज। ठीक है, एक बात समझ में आती है, दूसरी बात समझना। मैंने यहाँ पे टर्म लिखा है फिक्स प्रपोर्शन, मैंने यहाँ पे टर्म पे लिखा है फिक्स प्रपोर्शन, समझना ध्यान से। मैंने क्या बोला था कि ये दो कमोडिटीज जिसमें एक पेन के लिए एक कैप चाहिए, हो सकता है ये एक ऐसी कम्युनिटी हो जिसमें दोनों जगह कैप की जरूरत हो, जिसमें दोनों जगह कैप की जरूरत हो, यहां भी कैप चाहिए और यहां भी कैप चाहिए। तो क्या हो गया, ये हो गया कि एक पेन के लिए मुझे कितने कैप चाहिए, मुझे 2 कैप चाहिए, एक पेन के लिए 2 कैप चाहिए। सोचो एक पेन के लिए 2 कैप, 2 पेन के लिए 4 कैप, 4 पेन के लिए 8 कैप, यानी फिक्स प्रोपोर्शन कैसे हो गया 1:2 का। अगर एक पेन है तो 2 कैप चाहिए, राइट। तो जब मैं बोलता हूं फिक्स प्रोपोर्शन, तो फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब हो जाएगा यही वाली बात। अब जो यहाँ पे A और B है ना, ये प्रोपोर्शन को शो करती है। तुम क्या सकते हो, A और B जो है ना ये जो है ना प्रोपोर्शन को शो करेंगी, A और B शोज प्रोपोर्शन। जैसे एग्जांपल एग्जांपल बात करूं, हम चाय बना रहे हैं, ठीक है, चाय के अंदर या हम दूध पी रहे हैं, ठीक है, मिल्क जो हम नॉर्मली पीते हैं, मिल्क ले रहे हैं, ठीक है। मिल्क में क्या है, एक तो मिल्क एक कमोडिटी है और एक शुगर, एक वहां पे कमोडिटी मान लो शुगर। तो एक गिलास मिल्क में कितना नंबर ऑफ स्पून शुगर का डल रहा है, ठीक है। और मान लो मेरी फिक्स क्वांटिटी है कि मैं एक गिलास के अंदर 2 स्पून ऑफ शुगर लेता हूं, तो प्रोपोर्शन फिक्स हो गया, ठीक है। और शुगर मिल्क दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना। एग्जाम्पल, मैं चाय पीता हूं, चाय के साथ में 2 बिस्किट खाता हूं, ठीक है। तो जनरली हमारे मदर को या हमारे गार्जियंस को पता है कि ये इतने के साथ में इतना कंजम्पशन करते हैं, राइट। हम कोई चीज खा रहे हैं, मतलब उसमें 2 ब्रेड की जरूरत पड़ रही है, राइट। ऑमलेट खा रहे हैं तो 2 ब्रेड की जरूरत पड़ रही है, जैसे एग्जाम्पल जो भी लोगों का। तो फिक्स प्रोपोर्शन, द थिंग्स आर यूज्ड टुगेदर एंड विद अ फिक्स प्रोपोर्शन। तो मैं उनकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज गाइस आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। इतनी बात समझ में आती है फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। अब एक बात और बताओ मुझे जरा, छोटी सी, मैं दुकान गया, मैंने बोला भैया मुझे ना ये दे दो पेन और कैप, ठीक है। उसने बोला भैया देखो पेन जो है वो मेरे पास कितने 10, कितने पेन है मेरे पास में 10, और जो कैप है वो है 15। कैप कितने 15। ये इसका आंसर मुझे ऑफलाइन वाले बच्चे देंगे। बेटा एक बात बताओ, जितने लोग बैठे हुए हो, ये 10 तो पेन है, 15 कैप है, मुझे जो कमोडिटी बनानी है वो असेंबल करनी है, तो कितना बंडल लेकर आऊंगा मैं वहां से। हाँ, तो मैं लेके कितना आऊंगा, ये तो मैं ऑफर करा है, मैं लेके कितने आऊंगा, डिमांड कितनी करूंगा। ये लोग कह रहे हैं कि सर अगर आपके पास 10 पेन है और आपको असेंबलिंग करनी है तो आपको कैप भी 10 लेने पड़ेंगे। इसका मतलब मुझे 15 इन्होंने एक्स्ट्रा कैप दिए हैं, वो मेरे किसी काम के हैं नहीं है, किसी काम के हैं नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे 10 पेन के साथ 10 कैप चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो,
इसको आप ऐसा समझ सकते हो, अगर ये बंडल है तो इसका फाइनल बंडल कितना बनेगा 10,10। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो डायग्रामेटिकली। अगर मैं यहां बना देता हूं, ये x है, ये y है। बेटा इसका डायग्राम समझ लो आप मेरे साथ में, ठीक है, ये डायग्राम समझ लो इसका, ये x है, y है। मान लो एक ये पॉइंट है, ये भी 10, जस्ट एग्जांपल, ये भी 10। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मुझे ये 1:1 में चाहिए थे। मुझे किस में चाहिए थे बेटा 1:1 में। अगर 10 पेन थे तो 10 कैप चाहिए थे। मैं घर से कंजम्पशन करने जा रहा हूं तो घर से सोच के जा रहा हूं, राइट। जब मैं दुकान वाले के पास गया, मान लो ये कैप है, ठीक है, ये पेन है, ठीक है, इसके कैप है और ये इसके पेन है, ठीक है, आप ऐसा मान लो। तो जब मैं दुकान वाले के पास गया, उसने बोला भैया देखो समझो, मैं आपको पेन तो 10 दे दूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो कैप है ना, जो कैप है वो 15 है, आप 15 कैप ले लो, 10 पेन ले लो। मैंने बोला यार ऐसा क्यों कर लूं मैं। कहता भैया क्या करूं, मेरे पास तो ये है, आप ले लो। तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा, अगर उसने मुझे ये वाला बंडल ऑफर करा है तो इस बंडल को तोड़ के मैं कहां पर आऊंगा, इस वाले बंडल पे। am I right here? इस वाले बंडल पे आऊंगा, इस वाले बंडल पे, ठीक है। अगर ने मुझे कैप 15 दिए तो मैं बोलूंगा 5 की भी काम करनी है, मुझे 1:1 में दे दे, राइट। सिमिलरली अगर उसने मुझे 15, वो एग्जाम्पल है गाइस, इसको ऐसे समझ लीजिएगा। पहला केस मान लो 15,10 का बन गया 10,10, ये वाला जो मैंने बनाया है अभी, इसे मान लो केस नंबर 1। और सेकंड मान लो 10,15 को, ये हो जाएगा अगेन। अब सोचो एक तो केस ये बन गया। दूसरा, अगले दिन जब गया तो उन्होंने बोला भैया देखो कैप तो मेरे पास 10 ही है, लेकिन पेन मेरे पास 15, या तुम 15 पेन ले लो। मैंने बोला यार 15 पेन का मैं क्या करूंगा। मैंने बोला नहीं, फिर बोला क्या करना है, मैंने कहा मुझे 10,10 ही चाहिए। तो मैं कहां पे आया वापिस, इस वाले पॉइंट पर आया। मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पर मैं आना चाहता हूं, बिकॉज एट दैट पॉइंट मेरा प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, फिक्स। मेरे प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, फिक्स। हो सकता है ये 1:1 हो सकता है ये 2:1 हो सकता है ये और मल्टीपल 3:1 हो। समझ में आ रही है मेरी बात। मुझे प्रोपोर्शन होता है, वो डिपेंड करता है। तो गाइस ध्यान रखना, ये प्रोपोर्शन मेरा फिक्स है। तो यहां से अगर मैं लाइन बना दूंगा तो दिस इज माई एल शेप डायग्राम, तो दिस इज माई इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व ऐसा इसलिए बना है फ्रेंड्स, क्योंकि तुम इस लाइन पे कहीं पे होंगे तो वापस घूमकर कहां होगा, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। सिमिलरली तुम इस लाइन पे कहीं पर भी हो सकते हो, तो वापस कहां ना होगा, इस वाले पॉइंट पर। तो दिस पॉइंट इज नोन एज बेसिकली किंक पॉइंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, किंक पॉइंट। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, इसको क्या बोलेंगे बेटा ऑफलाइन वालों, किंक पॉइंट, ऑनलाइन वालों किंक पॉइंट, ठीक है। यानी इसे हम बोलेंगे किंक पॉइंट, और इस डायग्राम को हम बोलेंगे एल शेप। वो मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों बनेगा। जब आप लोग चारों पांचों डायग्राम, मतलब जितने डायग्राम पॉसिबल है, मैं आपको कम से कम 10-12 तक सिखा दूंगा। पेपर में उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये सोच के चलता हूं हमेशा कि मान लो एग्जामिनर को आपसे बहुत ही बड़ी दुश्मनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 2016 की बात है, एक टीचर थे, मैं नाम अभी भी नहीं लूंगा, ठीक है। वो टीचर थे, वो थोड़े एजेड है, अभी भी पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है। तो डीयू ने ना उनको पेपर दे दिया बनाने के लिए, क्या आप पेपर बनाओ। उन्होंने क्या करा, उनको पता नहीं पेपर बनाते हुए बीवी से लड़ाई हुई होगी, खुंदक हुई होगी, पता नहीं क्या था उनको, उन्हें पेपर बना दिया और आधे से ज्यादा पेपर आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, आधे से ज्यादा पेपर। अच्छा वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, वो कुछ ऐसी बातें थी जो आपकी डीओ की रिकमेंडेड रीडिंग्स में नहीं थी, जैसे हॉलर वेरियन और स्नाइडर निकोलसन, यहाँ पे नहीं थी, बट वो वैलिड थी। भाई वो पीएचडी स्कॉलर थे, एजेड है, उन्होंने अपनी मर्जी से दे दिया। तो पता है क्या हुआ था, बच्चों ने केस कर दिया था, और मजे की बात ये थी बच्चे केस जीत भी गए थे, 2 साल का उनके ऊपर बैन लगा था, 2 साल का बैन लगा था, राइट। मेरा पॉइंट ये रहता है कि पहली बात तो हर कोई ऐसा कोई नहीं हो सकता कि पेपर तब बनाने के बाद बच्चे केस कर दें, और हमेशा बच्चे केस जीत भी नहीं सकते हैं। मान लो अगर एग्जामिनर तुमसे खुंदक खा रहा है, वो टीचर की बात को, जैसे वो टफ बना दिया था उन्होंने, और एक बार बता देता हूँ, 2 साल का बैन लगा और बैन हट भी चुका है, और उन्होंने एक बार और पेपर बनाया है, ठीक है। और उनकी छोटी हिस्ट्री और भी है। वो जो टीचर है वो पहले किसी बाहर कंट्री में पढ़ाते थे, ठीक है, और वो यही चीज सेम करते थे, लेकिन वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। जब बच्चे फेल हो जाते थे तो बच्चे
यूनिवर्सिटी छोड़ देते थे, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नुकसान होना शुरू हो गया। कह रहे इन टीचर की वजह से बच्चे कॉलेज या यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी वालों ने उनको निकाल ही दिया। फिर डी ने उनको पकड़ लिया, आज हमारे पास आ जाओ, राइट। तो गाइस मैं इसलिए आपको करा रहा हूं कि अगर एग्जामिनर ने आपके लिए टफेस्ट क्वेश्चन दे भी दिया तो तुम हैंडल कर लो, बाद में बच्चे केस करें, केस जीते, तुम्हें ग्रेस मिले, फर्क नहीं पड़ता इस बात से, तुम हैंडल कम से कम उन क्वेश्चंस को कर लो। क्या होगा ज्यादा, मान लो 2 क्वेश्चन ऑटो सिलेबस दे दिए, तो तुम्हारे 75 में से 75 75 आउट ऑफ 70 नहीं आएंगे, तुमको सोचते हो किसी और के आ जाएंगे, किसी के भी नहीं आएंगे। जो इनइक्वालिटी वो सबके लिए सेम रहेगी। अगर 2 क्वेश्चन खराब भी हैं तो वो 2 क्वेश्चन सबके लिए खराब दिए हैं, राइट। तो तुम कहीं से कैसे तो सबसे बेटर बनो, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको 10-12 टाइप के प्रेफरेंसेस सिखा दूंगा। फिर जब तुम सारे डायग्राम सीख जाओगे ना, फिर तुम्हारे माइंड में एक्चुअल पिक्चर क्लियर होगी। हाँ कि यार इसका डायग्राम एल शेप क्यों है, उसका डायग्राम लीनियर क्यों है, उसका डायग्राम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है। ठीक है, एक बात। अब दूसरा में एक डिस्कशन मेरा ये हो गया। सेकंड डिस्कशन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सब लोगों से, एमआरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। मुझे बताओ क्या यहां पे एमआरएफ निकल सकता है? मैंने क्या बोला था, जितने के जितने प्रेफरेंसेस होंगे वो सब क्या होंगे? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, एक्सेप्ट वो प्रेफरेंसेस जिनके आगे परफेक्ट लिखा हुआ है। जिनके आगे परफेक्ट लिखा हुआ उनको छोड़कर बाकी सारे कैसे होंगे? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसके भी आगे क्या लिखा हुआ? परफेक्ट। अब बताओ, अगर एमआरएफ का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी आप लोग भले ही इम्परफेक्टली कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन ये दोनों गुड्स कैसे यूज हो रहे हैं? टुगेदर। क्या तुम ये पेन और कैप में सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो? इम्परफेक्टली ही, परफेक्ट मत करो। क्या कर सकते हो इम्परफेक्टली? कर सकते हो कभी? नहीं। क्या एक कैप कम करके पेन को ज्यादा ला सकते हो कभी? तुम एक कैप को सैक्रिफाइस करो और पेन को गेन करो, कुछ फायदा होगा आपको? सैक्रिफाइस गेन करके कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां पे एमआरएफ नहीं निकलेगा। डाउट पूछो बच्चों, मुझे 100% लगता है कि तुमको यहां पर डाउट आया होगा। एनीवन एल्स, किसी को डाउट आया इस बात में? किस बात में? जब मैं ये कहता हूं कि यहां पे एमआरएफ नहीं होगा। डाउट पूरे कर लो, क्लियर, शंकाएं दूर कर लो अपनी। ये बात समझ में आ गई? नेहाल मित्तर, सर एक बार और समझा दो। बता देता हूं, देखो दिमाग में रखना, एमआरएफ का मतलब क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो तुम लोगों को पता हो कि भाई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा। मैं अगर ये कहता हूं कि यहाँ पे एमआरएफ इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे एमआरएफ इस्तेमाल नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। एमआरएफ की एक्चुअली टेक्निकल मीनिंग क्या था? इसका मतलब था गेन एंड सैक्रिफाइस, या फिर आप कह सकते हो ट्रेड ऑफ। क्या तुम इन टाइप के प्रेफरेंसेस में जहां पे आपको हमेशा टुगेदर कमोडिटी कंजम्पशन करनी है, क्या तुम गेन सैक्रिफाइस यूज कर सकते हो कभी? कभी भी नहीं कर सकते। तुम गेन और सैक्रिफाइस वर्ड यूज कभी नहीं कर सकते। इस वजह से यहां पे एमआरएफ नहीं लगेगा। एक बात। दूसरी बात, ये जो प्रेफरेंस है गाइस, ये जो प्रेफरेंस है एक लौता ऐसा प्रेफरेंस है जो आपका लॉ ऑफ डिमांड वायलेट करता है। अभी जब डिमांड का कंसेप्ट आएगा तो सिखाऊंगा। एक लौता ऐसा प्रेफरेंस है गाइस, कौन सा वाला? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है। ठीक है, मैं सिखाऊंगा आपको जब डिमांड का चैप्टर 6 कंसेप्ट आएगा, क्योंकि वहीं पे डिमांड वगैरह सीखेंगे हम लोग चीजें। ठीक है बेटा, यहां तक मेरे बात सबको क्लियर होगी, सब लोगों को, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वालों को। तो अभी फिर क्लास हम लोग कितनी रोकते हैं बेटा? ठीक है, इट्स 5:30 और बिल्कुल पढ़े हम लोग, कोई सिलेबस डिस्कशन कुछ नहीं। अब मैं आपको बता देता हूं, कल सुधीर सर के साथ आपकी क्लास है 6 बजे, थर्सडे 6 बजे। ठीक है, अगेन, अच्छा सॉरी मैं रिपीट कर देता हूं। कल नहीं है क्लास, कल एक्चुअली जिन बच्चों की क्लास 1 मिस हुई है, सॉरी गाइस मैं रिपीट कर देता हूं, जिन बच्चों की क्लास 1 मिस हुई है, क्लास 1 मतलब डेमो, जिन बच्चों का डेमो मिस हुआ है, कल 6 बजे वो बच्चे अटेंड कर सकते हैं। हाँ, कोई वो बच्चा भी अटेंड कर सकता है जिसको डेमो 1 ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था, शायद टाइमिंग की वजह से, या ऐसा होता है पहली बार किसी को समझने में टाइम लगता है,
तो वो बच्चा भी अटेंड कर सकता है। लेकिन कल जो होगा वो फर्स्ट डेमो होगा 6 से 8, थर्सडे हो गया। उसके बाद जो सुधीर सर की टाइमिंग्स हैं मैं आपको यहां बता देता हूं, मंडे एंड वेडनेसडे 6 to 8 PM, ठीक है बेटा, ये फिक्स टाइमिंग्स है और ये मिनिमम 2 दिन दे रहा है, मतलब क्लास 1 और क्लास 2 ये सुधीर सर की टाइमिंग से। आज नहीं है, आज तो वीडियो हो गई, अगले हफ्ते से मंडे और वेडनेसडे, यानी मंडे को क्लास 1 होगी, वेडनेसडे को क्लास 2 होगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन यही है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट गाइस वो ऑनलाइन आ रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं, राइट। तो उसी बेसिस के लिए हमने क्या करा, हम पहले एक सेंटर पे दो बैच दे रहे थे, बैच 1 बैच 2। हमने सोचा नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, हमें जब ज्यादा पढ़ाना है, 3-3.5 महीने रह गए, तो हम जब कम से कम 2 दिन हफ्ते में पढ़ाएंगे ना आपको, तब जाके सिलेबस पूरा होगा। और 2 घंटे में मोर देन इनफ अगर हम पूरा स्ट्रेटेजिक पढ़ते हैं, ठीक है। एक बात, मेरी क्लास जो गाइस मैं ट्राई करूंगा हफ्ते में, क्योंकि 2 दिन माइक्रो है, 1 दिन मैक्रो है। मैक्रो 100% फ्री है, मैक्रो के कोई चार्जेस नहीं है उन सब स्टूडेंट के लिए जो माइक्रो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन में मैक्रो पढ़ाऊंगा, मैक्रो की रिकॉर्डिंग भी दूंगा, मतलब थ्योरी, क्योंकि गाइस मैक्रो में कंप्लीट थ्योरी है, 80% थ्योरी है, तो मैं क्या करूंगा उसकी 80% पूरा का पूरा आपको मैक्रो का थ्योरेटिकल वीडियो दे दूंगा। लेकिन मैं आपको हर क्लास से पहले बता दूंगा, क्योंकि बेटे 2 या 3 वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, उनको पढ़ लेना, फिर आप जब क्लास में आओगे हम उन्हीं का एप्लीकेशन और पास्टर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। उससे क्या होगा, हमारा हफ्ते में 1 दिन में सिलेबस और विद एप्लीकेशन क्लियर होता जाएगा, ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से ये सही है। बाकी तुम लोगों को कुछ और लगे कि नहीं सर और थोड़ा सा ऐसे वेरिएशन कर दो, तो वो देख लेंगे। और 2 दिन मुझे माइक्रो पढ़ाना है, तो उसका शेड्यूल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन होगी क्लास 6 से 8 ये कंफर्म है, राइट। क्योंकि मुझे मंडे और वेडनेसडे नहीं रखनी है, तो मेरे पास ऑप्शन बचता है ट्यूसडे और थर्सडे। सैटरडे संडे में हमारी एमए की क्लासेस होती हैं, तो उसमें वहां पे ऑक्यूपाइड है, तो ट्यूसडे थर्सडे बचता है, तो मैं देखता हूं कि मैं ट्यूसडे थर्सडे रखूंगा आपकी क्लास, राइट। और एक दिन मुझे बढ़ाना होगा मैक्रो का, वो मैं गाइस शेड्यूल देखता हूँ कौन सा शेड्यूल मेरे लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए पढ़ाने के लिए, वो रखता हूँ, ठीक है। और कोई डाउट किसी को, किसी बच्चे को भी कोई भी डाउट, शंका, किंतु परंतु। और आज अच्छा लगा, जितने लोग 4 बजे आए थे अभी तक हर बच्चा रुका हुआ है, कोई बच्चा नहीं गया, और अच्छा लगा मुझे भी ये। कोई डाउट बेटा किसी को, एनीवन एल्स? सर यस बेटा। ये लास्ट केस में MRS 0 हो जाएगा या MRS निकल नहीं सकते हैं? यस लक्ष्मी जी, देखो प्रैक्टिकली जो MRS है ना, अगर तुम इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करते हो तो वो तो नहीं होगा, लेकिन अभी मैंने MRS को स्लोप में कन्वर्ट करा था, अगर आपको याद हो, मैंने MRS को मैथमेटिकल लैंग्वेज में स्लोप बोला था, तो स्लोप इसका 0 और इन्फिनिटी होगा। स्लोप और MRS में फर्क होता है। स्लोप तो हमारा वही हो गया, क्या कहते हैं, मैथमेटिकली डायग्राम, MRS हमारे इकोनॉमिकल रिलेशनशिप हो गया। तो MRS इकोनॉमिक्स में तो नहीं है, बट स्लोप मैथमेटिक्स में है, तो आप जो कह रहे हो ना 0 और इन्फिनिटी, वो होगा। लेकिन वो सब बातें मैं इसलिए नहीं बता रहा अभी, क्योंकि ये बातें यूज होंगी चॉइस में, जब हम लोग चॉइस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहां पे ये चीज डिस्कस होगी 0 और इन्फिनिटी वाली बात। और गाइस बहुत कुछ सिखाना है मुझे, बहुत कुछ सीखना है आप लोगों को, और बहुत मजा आने वाला क्लास में, ठीक है बेटा। और कोई डाउट किसी और बच्चे को, किसी और बच्चे को कोई और डाउट बेटा, एनीवन एल्स? आई थिंक नहीं है। फिर भी कोई डाउट है आप मुझसे पर्सनल बात कर सकते हो, मुझसे बात नहीं कर पा रहे हो तो मैम से बात कर सकते हो। जो मैम आपको कॉल कर रही है, नेहा मैम, वो आपके सारे डाउट्स, मतलब डाउट मतलब आपकी सारी क्वेरीज हम तक पहुंचा देंगी, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू आने के लिए और क्लास अटेंड करने के लिए। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।